स्किल वेब यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी दो वीडियो लेक्चर्स जो कि सीबीटी पेपर जो कि अगस्त में होने वाला है, उसके लिए हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को ही सॉल्व कराने के लिए प्लान कर रखा है। आप लोगों के रिक्वेस्ट पर मैंने ये क्वेश्चंस को निमी ऑनलाइन वेबसाइट से, ठीक है, आंसर की जो निकली हुई है आप लोग भी देख सकते हैं अपना रोल नंबर डाल के, अगर आप लोगों ने पेपर पहले दे रखा है, ठीक है, और अगर नहीं दे रखा है तो आप लोग एटलीस्ट ये समझ लीजिए कि किस तरीके की क्वेश्चन आए थे आपके एग्जाम में, ठीक है। तो आप सभी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक दो वीडियो लेक्चर्स जो इससे जस्ट पहले अपलोड हुई है नहीं देखा है, तो आई बटन पे आपको लिंक दे रहा हूं, आप उन दोनों को देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि उसमें मैंने ऑलरेडी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और वर्कशॉप कैलकुलेशन के 2020 क्वेश्चंस को अलग अलग जो है वीडियो लेक्चर्स में कवर किया है। वो इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिए। सभी ट्रेड्स के जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं जो कि फर्स्ट ईयर में हैं, एग्जाम देना है उनको फर्स्ट ईयर का अभी अगस्त में, अभी जस्ट जो होने जा रहे हैं, ठीक है, तो वो सभी स्टूडेंट्स इसको जरूर देख लेना, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आपको अपने चैनल पे, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के फॉर्म में मैंने कई सारे प्रैक्टिस सेट करवाए हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के। आपको पता चलेगा कि ये जो पेपर जस्ट आया था अभी, ये लगभग सिमिलर क्वेश्चंस है और कुछ क्वेश्चंस एज इट इज हैं, ठीक है। तो बिल्कुल इसको देखना मत भूलिएगा, इसको बिल्कुल देख लीजिएगा आप लोग। और अभी के लिए जो हम लोग शुरू करने चल रहे हैं वो है स्टूडेंट्स इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी, ठीक है। आप लोगों के रिक्वेस्ट पे मैंने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का ये जो है डिसीजन लिया है प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराने का, जो कि आपका जस्ट प्रीवियस ईयर का, मतलब जो प्रीवियस फरवरी मार्च में जो भी पेपर हुए थे उसके क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना जो है क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन, ठीक है, विद सॉल्यूशन अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए समझते हैं और कुछ एडिशनल चीजों को भी समझते हैं जिससे आपके आने वाले पेपर में अच्छी खासी मदद मिल चुकी, ठीक है। चलिए, तो अभी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया स्टूडेंट्स, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको ये नोटिफिकेशंस जो भी रिलेटेड है आपके एग्जाम से रिलेटेड जो मैं वीडियोस अभी अपलोड कर रहा हूँ वो सब आपको टाइमली मिलता रहे और आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से कर पाए, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट जो है क्लास का क्वेश्चन, ठीक है। हाँ सॉरी, अभी थोड़ा सा कुछ डाउटफुल था, हाँ ठीक है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले आप देख लीजिए कि ये जो आपके सामने स्क्रीन पे है, स्क्रीन पे आपके लिए मैंने ये लगा रखा है। देखिए ये जो स्लाइड है इसमें आपको साफ साफ लिखा हुआ है कि ट्रेड थ्योरी के आपके 40 क्वेश्चंस आएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इन 40 क्वेश्चंस को आपको 90 मिनट्स में सॉल्व करने के लिए आपको दिया जाएगा, ठीक है। हालांकि ओवरऑल 3 घंटे का पेपर होगा, ठीक है। ये देखिए आपका 3 घंटे का पेपर होगा, ठीक है, जिसमें आपके 80 क्वेश्चंस आएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। 20 ट्रेड थ्योरी के जो कि आपके रिलेटेड थ्योरी का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन जो कि लगभग कॉमन ही है सब ट्रेड्स के लिए, ठीक है, और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल ये भी, ठीक है। तो जो 50-50 मार्क्स के आएंगे और जो ट्रेड थ्योरी वाला है वो कितने मार्क्स का, 100 मार्क्स का आएगा, ठीक है, जिसके लिए आपको 90 मिनट्स दिए जाएंगे। अब शुरू करते हैं, आपको मैं बताता हूँ कि पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो फर्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये पेपर वही है, ठीक है, जो आपके एग्जाम में भी जस्ट आया हुआ था, ठीक है, जो कि मार्च और अप्रैल में हुआ था, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से इसको हमें सॉल्व करते हुए चलना है। चलिए आइए तो देखते हैं ये फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके प्रीवियस एग्जाम्स में अभी आ चुके हैं, ठीक है। ये क्लास जो है इलेक्ट्रीशियन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि इस समय फर्स्ट ईयर का एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है। हालांकि 2019 वाले जो बैच के स्टूडेंट है वो इस समय सेकेंड ईयर में है, लेकिन उनका सेकेंड ईयर वाला पेपर स्टूडेंट्स कब होगा, वो आप लोगों का पेपर होगा नवंबर के लगभग नवंबर में होगा, ठीक है। अभी जो आप लोगों का पेपर होने जा रहा है 2019 बैच वालों की मैं बात कर रहा हूँ, वो फर्स्ट ईयर में है। अभी फर्स्ट ईयर का एक पेपर जो बचा हुआ है वो एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उन सभी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। और जो 2020 में एडमिशन लिए हैं वो लोग देख तो सकते हैं, लेकिन उनका पेपर होगा नवंबर में ही, ठीक है, फर्स्ट ईयर का भी। तो ये 2019 बैच के सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जिनका अभी सीबीटी पेपर जस्ट होने जा रहा है 23 अगस्त से, ठीक है। चलिए, तो जिससे आप लोग कंफ्यूज ना हो कि किसको देखना है किसको नहीं देखना है, इसलिए मैं पहले इसको बता दे रहा हूँ आप लोगों को। चलो, तो पहला क्वेश्चन रीड करते हैं। पहले क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आप लोगों को दिया गया है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को दिया गया है, व्हाट इज द बैकग्राउंड कलर ऑफ वार्निंग साइंस इन द बेसिक कैटेगरी, ठीक है। अब इनके कहने का मतलब क्या है, इनके कहने का मतलब है कि जो आपका बैकग्राउंड कलर होता है, कोई वार्निंग साइन होती है। देखिए आप सभी इलेक्ट्रिशियन स्टूडेंट्स हैं,
ठीक है। आपको पता होगा कि जो अलग अलग तरीके के सिंबल्स होते हैं किस लिए, अपने को चेतावनी देने के लिए, या मतलब वही वार्निंग देने के लिए, ठीक है, या मतलब एक तरीके से संकेतक चिन्ह होते हैं, अलग अलग तरीके के। आपने फर्स्ट मॉड्यूल में इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी के उसमें पढ़ा था, ठीक है, फर्स्ट ईयर वालों के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें जो है स्टूडेंट्स वो गला बैठ गया मेरा, ठीक है। तो उसमें जो है स्टूडेंट्स जो है वार्निंग जो साइंस होती हैं, वार्निंग साइन में आपको मैं बता दूं कि वार्निंग साइन आपका येलो कलर का होता है। देखो मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ कि कैसा होता है वो, एक्चुअल में वो इस तरीके का होता है। आप देखो जो वार्निंग साइंस होती हैं वो ये हैं, देखो स्टूडेंट्स ये हैं, ठीक है। तो देखो ये येलो कलर का इसमें बैकग्राउंड है, ठीक है, येलो बैकग्राउंड है इसमें, और ब्लैक कलर से लिखा जाता है, ठीक है। जो रिटन है इसमें जो लिखा हुआ है, जैसे इसमें लिखा है ना इलेक्ट्रिकल हैजार्ड्स, तो क्या है कि विद्युत खतरा, ठीक है, इसका क्या हिंदी में मिले हुए विद्युत खतरा। और ये देखो हड्डी जैसे ये बनी हुई है, सर बना हुआ है। तो इस तरीके से जो सिंबल बने हैं वो येलो बैकग्राउंड पे बने हुए हैं। तो उन्होंने यही पूछा है कि ये जो वार्निंग साइंस है, ठीक है, ये जो संकेतक चिन्ह है, ठीक है, ये जो वार्निंग साइन है, ठीक है, वार्निंग साइन है, वो किस कलर के होते हैं, तो वो येलो कलर के होते हैं, ठीक है ना। तो यही चीजें आपसे जस्ट पूछी गई थी, तो ये काफी इंपॉर्टेंट भी है, वैसे ये आता है हर बार आता है आपके एग्जाम में। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। उन्होंने कहा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीआईएस। तो ये तो आपका आसान क्वेश्चन है, चलिए दिखा देता हूँ। ये देखो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीआईएस, सेकंड क्वेश्चन आप रीड करिए। उसमें बोला गया है कि फुल फॉर्म क्या है, बीआईएस का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो ये आपको समझना है, तो जरा बताओ कि बीआईएस का फुल फॉर्म क्या है, बीआईएस, ठीक है। तो सेकंड आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। ये है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड क्या करती है स्टूडेंट्स, जो हमारे जितने भी अप्लायंसेस होते हैं, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस या फिर जो बड़ी बड़ी मशीनरीज होती है, उनके स्टैंडर्ड्स को चेक किया जाता है, उनके मानक को तय करती है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये जो बीआईएस है, ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जो जो ये ऑर्गेनाइजेशन है अपने इंडिया की गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या तय करती है, मानक तय करती है हर एक इक्विपमेंट्स का, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स जो आपके बनते हैं उनका सबका मानक तय करती है कि कितने कितने वोल्टेज पे चल रहा है, उसकी रेटिंग, ठीक है। तो ओवरऑल रेटिंग के लिए यही एक ऑर्गेनाइजेशन ऑडिट करती है और ये चेक करती है कि क्या कंपनीज एक प्रॉपर जो इलेक्ट्रिकल का जो एक मानक है, ठीक है, जो एक रेगुलेशन है, क्या उस पर वर्क कर रही या नहीं कर रही, ठीक है। तो बीआईएस का फुल फॉर्म क्या होता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है। याद रखना इस चीज को, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट्स। थर्ड क्वेश्चन में बोला गया है व्हाट इज द यूज ऑफ दिस टूल। तो वैसे ये टूल है क्या स्टूडेंट्स, तो ये टूल है एक तरीके से आपके लिए एक्सट्रैक्टिंग नेल्स फ्रॉम द वुड, लकड़ी से जो कीले निकालने के लिए होता है, उसके लिए इस टूल को हम लोग यूज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो थर्ड आंसर बिल्कुल सही है। जैसे मान लीजिए लकड़ी में कील लगी हुई है, मतलब अंदर है, ठीक है, तो उसको पकड़ के बाहर निकालने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं इस टूल्स का, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्या है, लकड़ी से कीले निकालना, मतलब एक्सट्रैक्टिंग नेल्स फ्रॉम द वुड, ठीक है। चलो चौथा क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। देखो चौथे क्वेश्चन में लिखा है, थोड़ा इसको ढंग से पढ़ना। व्हाट इज द नंबर 1.25 इंडिकेट्स इन आईएसओ मेट्रिक फाइन, ठीक है, मेट्रिक फाइन थ्रेड, जिसमें ये है पूरी की पूरी लाइन M12 मल्टीप्लाइड बाई 1.25। तो इसमें कह रहे हैं, इसमें ये जो मैट्रिक फाइन थ्रेड है, इसमें 1.25 क्या शो कर रहा है, आईएसओ मैट्रिक फाइन थ्रेड M12 गुड़े 1.25, ठीक है, मतलब 1.25 में 1.25 नंबर क्या इंकित करता है। तो आपको मैं बता दूं कि ये पिच ऑफ थ्रेड इंकित करता है, ठीक है, पिच ऑफ थ्रेड को ये बताता है, ठीक है। अच्छा पिच ऑफ थ्रेड है क्या स्टूडेंट्स, तो होता क्या है कि जब हम ज्वाइंट्स करते हैं, ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को ले लो तब समझ पाओगे। देखो एक क्वेश्चन है आगे, व्हाट इज द नेम ऑफ द फॉर्मेशन, अभी मैं उसको बता रहा हूँ, टेंशन मत लो, ठीक है। नेम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ थ्रेड मार्क्ड एज एक्स इन द गैल्वेनाइज्ड स्टील पाइप ज्वाइंट, मतलब कह रहे हैं जस्ती सीट पाइप जोड़ में एक्स के रूप में जो चिन्हित थ्रेड का नाम क्या है, ठीक है। तो चिन्हित थ्रेड का नाम है पैरेलल फीमेल थ्रेड, ठीक है, समांतर फीमेल थ्रेड। थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, आप लोगों को डायरेक्ट में ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ, कुछ भी थ्योरी बहुत अच्छी नहीं बताया था पहले, ठीक है। ऑलरेडी अगर आपने थ्योरी पढ़ रखी है तो थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। बाकी सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं है, टेंशन मत लेना, वीडियो स्किप मत करना, ठीक है। आप देखते जाओ पेशेंसफुल वे में, ठीक है, और थोड़ा धैर्य रखो, बिल्कुल सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। एक तो क्वेश्चन से पूरा का पूरा क्वेश्चन में डिसाइड कर लिया करो कि नहीं ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जो ये है ना, ये जो दांते बने हुए हैं, चलो मैं थोड़ा सा इसका फिगर आउट बाहर करता हूँ,
देखो इसको मैं बताना चाहता हूँ आपको कि ये जो क्वेश्चंस हैं, मतलब जो इसमें देखो ये जो बना हुआ है, ठीक है, एक एक आपका पीस ये है गैल्वनाइज्ड स्टील का और एक पीस ये है। तो जो यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन स्टूडेंट्स, उसी को हम लोग कहते हैं पिच। याद रखना, उसी को कहते हैं पिच, ठीक है। तो जो ये एक्स है स्टूडेंट्स, वो क्या शो कर रहा है, वो चीजें अगर आपको जानना है, ठीक है, कि एक्स जो है वो क्या शो कर रहा है, तो वो आपका थ्रेड शो कर रहा है। कहने का मतलब वो पोर्शन जिसको आपको जोड़ना है, जिसको आपको जोड़ना है, मतलब एक्स वाला जो ये पूरा पोर्शन है, वो एक तरीके से थ्रेड को, सॉरी, जो यहाँ पे देखो ये है, ये पोर्शन जो वहां पे देखो ब्लैक स्पॉट है, वो क्या है, एक तरीके का थ्रेड है, ठीक है, समझ पा रहे हो। तो इसको हम लोग थ्रेड बोलते हैं, और ये जो पूरा पोर्शन है ये क्या है, उसकी पिच है, ठीक है। तो अभी जरा ध्यान से समझो। अभी अगर मैं बोलूं आपसे कि देखो इस क्वेश्चन में जो पिच मैंने बोला है, अभी वर्ड यूज किया है पिच, ठीक है, देखो इसमें पिच जो मैंने वर्ड यूज किया, यहाँ पे ये जो लिखा है M12 मल्टीप्लाइड बाई 1.25 में 1.25 क्या है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने आपसे क्या कहा कि ये क्या है, एक तरीके की पिच है, ठीक है। मतलब ये है स्टूडेंट्स, इसका थोड़ा ध्यान से समझो, समझ में आ जाएगा। 12M मल्टीप्लाइड बाई 1.25 में ये कह रहे हैं, ये क्या लिखा हुआ, तो ये पिच ऑफ द थ्रेड है, ठीक है। क्या है ये, पिच ऑफ थ्रेड, पिच ऑफ थ्रेड। अच्छा, इसमें मैंने बोला ना कि पिच क्या है, यहां से लेके यहां तक का ये पोर्शन पिच कहलाता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना है। तो उसकी जो चौड़ाई है एक तरीके से 1.25 वो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और 12 क्या है स्टूडेंट्स, इसमें 12 क्या है, वो नंबर ऑफ थ्रेड्स हैं, ठीक है, नंबर ऑफ थ्रेड्स हैं। नंबर ऑफ थ्रेड्स मतलब कितने थ्रेड्स उसमें लगाए गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखना है। थोड़ा सा टेक्निकल है, मानता हूं मैं इस बात को, ठीक है, लेकिन इतना भी हार्ड नहीं है। अगर नई चीजें समझ में आ रही है बहुत अच्छे से, अगर आपने पढ़ा होगा तो बिल्कुल ये समझ में आ रहा होगा, मुझे पता है। लेकिन अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, एक दो क्वेश्चन ऐसे भी आप स्किप कर सकते हो, इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये टेक्निकल सब्जेक्ट है, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप मत समझो, लेकिन स्टूडेंट्स अगर नहीं समझ में आता तो इसकी वजह से आप पूरे वीडियो लेक्चर को खत्म करने की जरूरत नहीं है कि नहीं हमें समझ में नहीं आ रहा है। आप देखो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो एकदम इजी हैं, ठीक है, तो उनको आप ट्राई करो, उनको देखो, ठीक है। चलो आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप खुद समझ जाओगे कि सारे क्वेश्चन एक जैसे नहीं। तो पांचवे का क्या था, ये जो है एक तरीके से ये जो है वो क्या है, पैरेलल फीमेल थ्रेड कहलाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप रिमाइंड करके दिमाग में सेट कर लो। चलो अभी देखो लिखा है मोटाइज, मोटाइज छेनी का क्या उपयोग है, मतलब व्हाट इज द यूज ऑफ मोर्टाइज चीजल, ठीक है। तो चलो पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि मोर्टाइज चीजल होता किस टाइप का है। तो देखो ये है मोर्टाइज चीजल, ये होता है स्टूडेंट्स, इसमें आप देखो, ठीक है, मोर्टाइज चीजल, एक मिनट, हाँ देखो आप लोगों को समझ आ रहा है, ये है मोर्टाइज चीजल। इसका ये जो, ये एक तरीके से फ्रंट व्यू है जो इसमें ये आपको नजर आ रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है, ये फ्रंट व्यू है, ये जो है आपका ये फ्रंट व्यू है, ठीक है। और इस तरीके से पैना रहता है, ये साइड व्यू है, ठीक है। इसको बेवल बोलते हैं, ये साइड व्यू है, ये फ्रंट व्यू, मतलब ये पूरा का पूरा फ्रंट व्यू है, ये पूरा, ठीक है। और ये क्या है आपका साइड व्यू है, ठीक है। इसको बोलते हैं ब्लेड, जो कि कास्ट आयरन की होती है, ठीक है, आप जानते भी होंगे। ये नेक है, ठीक है, और ये हैंडल है एक तरीके से। और यहाँ यहाँ ये स्टील का एक रिंग पहनाई जाती है, जिससे ऊपर से जब इस पे हैमर से वो करते हैं, ऊपर से इस पे गिराते हैं, तो जिससे ये फैले ना, लकड़ी ना टूटे, ठीक है। तो आखिर ये किस काम में आती है, सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि ये आती किस काम में है स्टूडेंट्स। तो ये किस काम में आती है, देखो इसमें आंसर में आपका साफ साफ दिया हुआ है कि मेकिंग रेक्टेंगुलर होल्स इन वुड, मतलब लकड़ी में आयताकार छेद बनाने के लिए इस तरीके की छेनी का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, समझ गए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेम द पार्ट मार्क्ड एक्स इन बेल्टेड यूजी केबल, मतलब अंडरग्राउंड केबल। इनका कहना है बेल्टेड भूमिगत केबल में एक्स से इंकित भाग का नाम बताइए। तो ये आपके लिए फिगर है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस फिगर में आपको ये बताना है कि इसमें जो एक्स वाला ये जो पोर्शन है वो आखिर है क्या, ठीक है। तो उसको हम लोग समझते हैं कि वो क्या है। तो उसके लिए मैंने आपके लिए एक फिगर इंक्लूड कर रखा है। इसमें मैं आपको सारी डिटेल बता देता हूँ कि किसका क्या मतलब है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलो इसको ट्राई करते हैं और इसमें मैं आपको बताता हूँ कि क्या मतलब है किसका। तो आप जरा देखो यहाँ पे, ठीक है, एक मिनट इंक चेंज करने दो, ठीक है। हाँ, जरा आप यहाँ पे देखो कि जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, ये देखो ये जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है उसको कहते हैं आउटर शीट, ठीक है। यहाँ पे ये देखो ये जो ये पार्ट जो पूरा नजर आ रहा है, यहाँ का देखो ये वाला पार्ट जो नजर आ रहा है, इसको हम लोग कहते हैं इंसुलेशन। इंसुलेशन क्यों, क्योंकि उसके अंदर ये जो ब्लैक ब्लैक कलर के स्पॉट्स आपको नजर आ रहे हैं ना, ये सब क्या है, एक तरीके का
ये है कंडक्टर, ठीक है, ये तीनों कंडक्टर हैं, तो 3 फेस है, ध्यान रखना इसमें 3 वायर्स गई हुई है, ठीक, याद रखना इस चीज को। और अलग अलग इसके लिए इंसुलेशन बनाया गया है, तो ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये एक तरीके का इंसुलेशन है, ठीक है, समझ गए। अंदर का ये पोर्शन आपका, ये देखो जहां जहां मैं स्पॉट कर रहा हूँ आप वहां नजर करो, ये जो अंदर वाला पूरा का पूरा ये पोर्शन है ये आपका है कंडक्टर, ठीक है, ये भी समझ गए। तो उसके बाद आपका ये जो बीच का पोर्शन है, ये स्टूडेंट नीले कलर के जस्ट ऊपर वाला ये जो बीच का पोर्शन है उसको हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट, लेड सेट बोलते हैं, लेड सेट बोलते हैं। और जो ये नीले कलर का है उसको हम लोग पेपर बेल्ट बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, एक्चुअल में ये क्या है पहले मैं आपको बता दूं। अंडरग्राउंड केबल आप जानते होंगे, भूमि के अंदर जो केबल हम लोग पावर ट्रांसमिशन करने के लिए यूज करते हैं उसको हम लोग अंडरग्राउंड केबल बोलते हैं, ठीक है। मोस्टली 3 फेस वायर के साथ हम लोग उसको कनेक्शन करते हैं, तो ये 3 फेस का ये क्या बनाता है, सिस्टम बनाता है। और 3 वायर मतलब 3 कंडक्टर्स इसके अंदर से जाते हैं। उसके बाद ये ऊपर का जितना भी पोर्शन है स्टूडेंट्स, जितना भी पोर्शन है वो मैकेनिकल इंजरी से, मॉइस्चर से और इंसुलेशन प्रोवाइड करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो आउटर शीट जो होती है स्टूडेंट्स, ये जो आउटर शीट होती है ये किस लिए होती है, इंसुलेशन, तो आप समझ ही रहे हो, तीनों कंडक्टर्स के बीच में क्या करने के लिए, इंसुलेशन प्रोवाइड करने के लिए। आउटर शीट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है बाहर से, ठीक है, जिससे मॉइस्चर ये सारी चीजें ना एंटर करे। कंडक्टर आप समझ ही रहे हो जिसमें करंट फ्लो करेगी। पेपर बेल्ट होता है जो और स्ट्रॉन्ग मजबूती पैदा करता है। और लेड सीट होता है जो मॉइस्चर को एंट्री करने से कंडक्टर तक रोकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैंने आपको फुल डिटेल इसकी बता दी, ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। नहीं समझ में आया ये तो फिर से थोड़ा रिप्ले करो और फिर से वही चीजें सुनो मेरी जो मैंने बोला, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल आपने देखा कि इस पोर्शन को भी हमने उस फिगर में क्या देखा, वो देखा गया कि ये क्या है, लेड सीट है। क्या है स्टूडेंट्स, ये एक तरीके से लेड सीट है, ठीक है। तो ये लेड सीट है, ठीक है, मुझे लग रहा है आपने देखा नहीं उसको, 1 मिनट, सॉरी माफ करना, ठीक है। ये देखो स्टूडेंट मैं फिर से बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा ये टेक्निकल कुछ एरर आई, ठीक है, जिसकी वजह से आप नहीं देख पाए। इसमें देखो मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ, देखो इसमें मैंने क्या बताया था, जो अंदर का ये जो पोर्शन है ये पोर्शन कंडक्टर कहलाता है, ठीक है। सुन लो फिर से ध्यान से, आई एम सॉरी, ठीक है, ये नहीं हो पाया था आपसे, मतलब आपने नहीं देखा था। इसको इंसुलेशन बोलते हैं स्टूडेंट्स। ये जो बाहर वाला पोर्शन है इसको आउटर शीट बोलते हैं। इस पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, लेड सीट बोलते हैं, ठीक है। ध्यान दो, इसी को वहां पे एक्स बोला गया है, बोला गया है कि व्हाट इज एक्स। तो ये जो पोर्शन है एक्स वो है लेड सीट। और मैं आपको बता देता हूं कि लेड सीट का क्या यूज है। तो स्टूडेंट्स याद रखना कि ये जो लेड है, ठीक है, लेड सीट से हमारा जो मॉइस्चर है, ठीक है, मतलब जो नमी है, जो जमीन पे नमी है, वो नमी कंडक्टर तक नहीं पहुंच पाती, कंडक्टर के इंसुलेटर तक नहीं पहुंच पाते स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसलिए हम लोग लेड सीट यूज करते हैं, ठीक है। चलो, तो अब समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स, माफी चाहते हैं वो स्लाइड आपको दिख नहीं रही थी, ठीक है। चलो अगला अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाट इज द पॉसिबल रेंज टू मेजर द साइज। देखो यहां से पढ़ो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द मैक्सिमम मतलब पॉसिबल रेंज टू मेजर द साइज ऑफ वायर इन स्टैंडर्ड वायर गेज। पहले आप समझो कि SWG होता क्या है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड वायर गेज के बारे में थोड़ा सा मैं आपको ले चलता हूँ, ठीक है, और स्लाइड में आपको बताता हूँ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड वायर गेज, ठीक है। तो स्टैंडर्ड वायर गेज में आपके लिए देखिए ये फिगर है, ठीक है, जिसमें मैंने क्या बताया पहले ध्यान से सुनो। पहले आप समझो कि SWG होता क्या है, ठीक है। SWG का मतलब क्या है, तो इसका फुल फॉर्म पूछता है तो स्टैंडर्ड वायर और गेज, ठीक है, स्टैंडर्ड वायर गेज एक तरीके से पढ़ लो, ठीक है। तो ये होता क्या है, तार की मोटाई पता करने के लिए, ठीक है, मोटाई। अच्छा, मोटाई का क्या मीनिंग समझोगे आप, मोटाई का मतलब होता है डायमीटर, याद रखना, डायमीटर पता करने के लिए, ठीक है, मतलब व्यास बच्चों, व्यास, ठीक है, व्यास पता करने के लिए होगा किसकी, तार की, ठीक है, तार की, तार जो भी कंडक्टर है आपके पास, जो कंडक्टर है स्टूडेंट्स, जो कंडक्टर है आपके पास, कंडक्टर मीन्स तार की व्यास को मेजर करने के लिए, मीन्स डायमीटर मेजर करने के लिए, तार की मोटाई भी आप बोल सकते हो, तार की मोटाई मेजर करने के लिए SWG मतलब स्टैंडर्ड वायर गेज का यूज किया जाता है। जिसमें देखो इस तरीके से इसमें वायर को इसके अंदर सेट किया जाता है, देखो ये इसके अंदर सेट किया जाता है। तो हम लोग करते क्या है एक्चुअल में, एक वायर लेते हैं, जितनी उसकी मोटाई होती है लगभग इन खानों में कहीं ना कहीं वो सेट हो जाता है एकदम बराबर, आसानी से, मतलब एकदम टच करते हुए जाता है। तो जैसे मान लो मेरा कंडक्टर इतना मोटा है, तो ये इसके अंदर, मतलब ये है कंडक्टर अपना, ठीक है, ये कंडक्टर है। तो आप जब इसके अंदर एंट्री करवाओगे स्टूडेंट्स, अगर इसके अंदर बढ़िया ढंग से सेट हो गया, मतलब ये इसमें ढीला पड़ रहा है, इसमें टाइट पड़ रहा है, मतलब इसमें टाइट हो रहा है, नहीं जा पा रहा है, इसमें ढीला पड़ रहा है। तो अगर इसमें ढीला पड़ रहा है तो ये भी नहीं है, इसमें टाइट हो रहा है, नहीं जा पा रहा है, तो ये भी नहीं है। तो आपका बीच में बढ़िया सेट हो जा रहा है, तो इसका मतलब आपका डायमीटर क्या है स्टूडेंट्स,
10 है, ठीक है, समझ पा रहे हो। डायमीटर क्या है, 10 mm है, mm में ही लेते हैं वैसे, ठीक है। तो इस तरीके, सॉरी mm बोल दिया मैंने, मतलब 10 स्टैंडर्ड वायर गेज ऐसे बोलते हैं, 10 स्टैंडर्ड वायर गेज, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं आपको और इंपॉर्टेंट बताता हूँ जो आपको शायद मालूम भी होगी, ठीक है। अगर कोई पूछे कि SWG2 और SWG10 में से कौन सी पतली वायर होगी, अगर मैं इसमें कंपेयर आपसे कराऊं तो बताना जरा कौन सी पतली वायर होगी। तो जरा यहाँ 2 देखो कहाँ पे लिखा है, ये है स्टूडेंट्स 2, ये देखो ये 2 है। इसको 33 मत मान ले, 33 तो यहाँ है, ठीक है, 34 यहाँ है स्टूडेंट्स, 2 ये है, ये वाला ये 2 है। जरा देखो कि इसमें कितनी मोटी वायर जा सकती है, यहाँ इतनी मोटी पूरी की पूरी वायर आपकी इसमें एंट्री कर सकती है। तो देखा जाए तो जो स्टैंडर्ड वायर केस अगर 2 है तो वो तार क्या होगी, मोटी होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। और जो SWG10 है वो 2 के कंपैरिजन में क्या होगी, पतली होगी, ठीक है, समझ गए, समझ पा रहे हो। तो अगर जितना स्टैंडर्ड वायर गेज की वैल्यू ज्यादा होगी, मतलब कहां से शुरू होती है पहले ये जान लो, 0 1 2 से लेके 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 कहां तक, 36 तक, देखो ये देखो ये 36 तक। तो यही आपसे पूछा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम पॉसिबल रेंज फॉर टू मेजर द वायर थिकनेस, या फिर आप ये कह लो तार की मोटाई कितना मैक्सिमम पॉसिबल है। तो 36 स्क्वायर गेज तक मैक्सिमम रीडिंग पॉसिबल है, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, समझ गए। तो आपको ये भी मैंने साथ साथ बता दिया कि अगर 2 है स्टैंडर्ड वायर गेज की वैल्यू तो इसका मतलब तार मोटी है। अगर स्टैंडर्ड वायर गेज की वैल्यू जितने नंबर्स में ज्यादा बढ़ती चली जाएगी वो उतनी ही तार पतली हो जाएगी, ठीक है, समझ पा रहे हो। तो इस तरीके से आपको समझना है। तो बताना जरा कौन सा आंसर सही है। तो ये है आपका करेक्ट आंसर, 8वीं का डी आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। तो डी आंसर में क्या बोला गया है कि 0 से 36 तक इसकी स्केल होती है, ठीक है। चलो आओ अगला देखते हैं। व्हाट इज द साइज ऑफ न्यूट्रल कंडक्टर कंपेयर टू फेज कंडक्टर इन अंडरग्राउंड केबल। फिर से अंडरग्राउंड केबल की बात हो रही है। तो अंडरग्राउंड केबल में बोला गया है कि जो फेज कंडक्टर है, ठीक है, वो न्यूट्रल कंडक्टर के अपेक्षा कितना होता है। तो जो फेज कंडक्टर होता है स्टूडेंट्स, याद रखना कि जो फेज कंडक्टर होता है अपना वो न्यूट्रल कंडक्टर का जस्ट डबल होता है, ठीक है, ध्यान रखोगे इस बात को। तो न्यूट्रल कंडक्टर का जस्ट डबल होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो न्यूट्रल कंडक्टर है, इनका कहना है भूमिगत केबल में उदासीन चालक का आकार फेज चालक से कितना होगा। मतलब जो फेज वाला जो वायर होगा उससे अपना जो न्यूट्रल वायर है वो कितना पतला होगा, तो उसका आधा होता है, ठीक है, ध्यान रखना। हाफ साइज ऑफ फेज कंडक्टर मतलब फेज चालक के आधा होगा, ठीक, ध्यान रखोगे। तो ध्यान रखना हमेशा न्यूट्रल कंडक्टर फेज कंडक्टर से हाफ होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द करंट कैपेसिटी ऑफ द 16 एम्पियर केबल। मतलब 16 एम्पियर के केबल की धारा क्षमता क्या है, मतलब कितना मैक्सिमम वो धारा अपने अंदर से बहा सकता है, फ्लो करा सकता है, ठीक है। इफ इट इज प्रोटेक्टेड बाय कोर्स एक्सेस करंट प्रोटेक्शन। तो कोर्स एक्सेस करंट प्रोटेक्शन जो एक स्कीम है, जो प्रोटेक्शन स्कीम है, अगर उसके थ्रू जो है आपने प्रोटेक्ट किया है, कहने का मतलब देखो एक तरीके से प्रोटेक्शन स्कीम क्या होती है कि जिस इसके बियॉन्ड अगर करंट गई तो फटाक से लाइन कट हो जाती है, ठीक है, तो जिससे तार बच जाए, ठीक है, जो आपका कंडक्टर है वो बच जाए। तो अगर कोई करंट कैपेसिटी केबल की कितनी है, 16 एम्पियर है स्टूडेंट्स, तो 16 एम्पियर अगर उसकी कैपेसिटी है मैक्सिमम करंट फ्लो कराने की, तो क्या आप उसमें 16 एम्पियर तक मैक्सिमम फ्लो कराओगे, नहीं कराओगे। थोड़ा सा तो कुछ सेफ पॉइंट होना चाहिए ना, तो उससे कम होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो कितना होना चाहिए, 13 एम्पियर होना चाहिए। तो इसको आपको याद करना पड़ेगा कि 3 एम्पियर का लगभग गैप होगा। तो 3 एम्पियर देखो 16 एम्पियर तक की तो ये कह रहे हैं इसकी कैपेसिटी है, मतलब इसमें मैक्सिमम जो धारा प्रवाहित हो सकती है वो आपका 16 एम्पियर। लेकिन जो ये प्रोटेक्शन अप्लाई किया गया है कि नहीं 16 एम्पियर हम नहीं जाने देंगे, तो मैक्सिमम कितना जाने देंगे, तो मैक्सिमम आपका 13 एम्पियर करंट उसमें से फ्लो हो सकती है अगर वो किससे प्रोटेक्टेड है, कोर्स एक्सेस करंट प्रोटेक्शन से, ठीक है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। अतिरिक्त धारा सुरक्षा से अगर सुरक्षित है, ठीक है, वो प्रोटेक्शन स्कीम उस पर लगाई गई है, तो 13 एम्पियर से ज्यादा करंट नहीं जाने देगा वो प्रोटेक्शन स्कीम, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि 16 एम्पियर तक करंट नहीं फ्लो करेगी, जिसकी वजह से अपनी केबल बची रहेगी, ठीक है। तो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट वन। चलो अगला देखते हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द थर्ड सेल ऑफ द कॉपर एटम। अब जरा कॉपर एटम की बात कर लेते हैं। तो कह रहे हैं, अब बस ये आसान क्वेश्चन है, चलो इसके लिए स्लाइड क्या खोलना, ठीक है। इसमें कॉपर एटम की बात करें तो आपको पता है कि कॉपर का जो एटॉमिक नंबर होता है, जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 29, ठीक है, 29। तो आपको पता होना चाहिए कि पहले जो फर्स्ट सेल में जितना होगा वो क्या होगा 2, फिर दूसरे सेल में होगा 8, तो मतलब 2 8 कितने हो गए 10, फिर तीसरे सेल में मैक्सिमम हो सकते हैं स्टूडेंट्स 18,
तो 18 और 10 कितना हुआ 28, और एक बचा वो लास्ट सेल में हो जाएगा, तो वो 1 लास्ट में होगा। तो स्टूडेंट्स थर्ड सेल में इसने पूछा, देखो थर्ड सेल में तो थर्ड सेल में कितने होंगे 18 होंगे, अभी मैंने बताया ना कि 18 होंगे थर्ड सेल में, ठीक है। तो 18 इलेक्ट्रॉन होंगे थर्ड सेल में, तो इसका मतलब सी आंसर बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज आर रिलेटेड इन ओम्स लॉ, मतलब ओम्स के नियम से संबंधित विद्युत राशियां कौन कौन सी हैं। तो आपको पता है ओम के नियम से आप जानते हो कि V इक्वल्स टू आई आर, मतलब वोल्टेज इक्वल्स टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो जरा देखो फिर कौन सा है, तो इसी बात पे आपको पता चलेगा कि करंट वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस, ठीक है, करंट वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस। अच्छा, इसका रिलेशन क्या है, तो रिलेशन चलो आपको दिखाई देते हैं, थोड़ा सा बता ही देते हैं इसमें आपको, ठीक है। तो देखो इसमें स्टूडेंट्स आपको एक स्लाइड देता हूं मैं, ठीक है। यहाँ पे देखो V इक्वल्स टू आई आर होता है, आपको पता है, दैट इज ओम्स लॉ, ठीक है, ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ होता है जिसमें आपको बताया गया है कि जो पोटेंशियल है, मतलब जो वोल्टेज है स्टूडेंट्स, वो किसके प्रोपोर्शनल, एक तरीके से करंट फ्लो और रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, मतलब प्रतिरोध, मतलब आर जिसको बोल रहे हो, करंट आई में धारा बोल रहे हो स्टूडेंट्स, वोल्टेज जिसको विभव बोल रहे हो, ठीक है। याद रखोगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में बता रहा हूँ, आपको बताना मेरी मजबूरी है, एक तरीके से यही मान लीजिए। वोल्टेज की जो यूनिट होती है वो वोल्ट होती है स्टूडेंट्स, ठीक है। धारा की जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर, याद रखना जरा, और प्रतिरोध की होती है ओम, ठीक है। क्या होती है, OHM, ओम बोलो, या फिर इस तरीके का सिंबल बनाओ, ओमेगा सिंबल बनाओ, ठीक है। तो आपको इस तरीके से समझना है, ठीक है। समझ गए, तो इसका बताओ जरा, तो अब आंसर बता दो इसी बात पे। तो आंसर हो जाएगा करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके लिए प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आया क्या था, देख लो। विच वन डिफाइंस द चेंज इन रेजिस्टेंस पर डिग्री सेंटीग्रेड। क्या आपको पता है कि कंडक्टर का जो प्रतिरोध होता है, जो जो चालक का जो प्रतिरोध होता है, वो ताप बढ़ने के साथ बढ़ता है। फिर से सुन लो, कंडक्टर का मतलब किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है, जो रेजिस्टेंस होता है स्टूडेंट्स, वो टेम्परेचर बढ़ने के साथ, ताप बढ़ने के साथ बढ़ता है, ठीक है। तो जब ताप बढ़ने के साथ बढ़ता है, तो बोला क्या गया है इसमें, ओम्स प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में प्रतिरोध में परिवर्तन को क्या कहा जाता है, ठीक है, किससे परिभाषित करते हैं, कौन सा परिभाषित करता है। तो उसको स्टूडेंट्स हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट, तापमान गुणांक, ठीक है, प्रतिरोध, हालांकि बोलते हैं रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है, या फिर ऐसे बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, प्रतिरोध ताप गुणांक, ठीक है, प्रतिरोध ताप गुणांक, ठीक है, ऐसे लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। याद रखना टेम्परेचर कोफिशिएंट यूनिट क्या होती है, ओम पर डिग्री सेल्सियस, याद रखना ओम पर डिग्री सेल्सियस, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ सीरीज सर्किट, जरा बताना मुझे कि सीरीज सर्किट का क्या एप्लीकेशन है। तो इसके लिए मैं आपके लिए स्लाइड में लेके चलता हूं, ठीक है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि देखो स्टूडेंट्स, जो एक सीरीज सर्किट होती है, ध्यान से सुनो, जैसे मान लो रेजिस्टेंस इन सीरीज लगे हुए हैं, तो एक रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस, ठीक है, ठीक है, R1 R2 R3, ठीक है, 3 रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हैं। तो जब सीरीज में स्टूडेंट लगे होते हैं, तो जैसे जैसे आप रेजिस्टेंस को बढ़ाते जाते हो, वैसे वैसे इस करंट की वैल्यू कम होती है। क्यों, क्योंकि पाथ में जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो बढ़ती जाएगी। तो ध्यान से समझ लो कि अगर किसी भी रास्ते में रेजिस्टेंस की वैल्यू ओम में बढ़ती चली जाए, तो उसमें करंट की वैल्यू घटती जाती है, याद रखना। क्योंकि करंट किस रास्ते को पकड़ती है स्टूडेंट्स, करंट उस रास्ते से फ्लो करती है जिसमें इसको आसानी होती है, और आसानी किसमें होती है, जरा बता दो इसी बात पे। तो आसानी होती है जिसमें प्रतिरोध, जिसमें आर की वैल्यू बहुत बहुत कम हो। तो क्या करोगे, अगर आप सीरीज में इसका रेजिस्टेंस बढ़ाते चले जाओगे, बढ़ाते चले जाओगे, तो क्या लगता है आपको, करंट क्या होगी, करंट घटने लगेगी। तो उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, जिसमें अब हम लोग रीड करेंगे तो समझ में आएगा। देखो इसमें ये क्वेश्चन में ये कहा गया है स्टूडेंट्स, इसमें बोला गया है कि इस सीरीज सर्किट अगर है, चलो ठीक है, मान लीजिए सीरीज सर्किट है, तो उसका एप्लीकेशन क्या होगा, ठीक है। तो एप्लीकेशन उसका होगा स्टूडेंट्स, देखो चलो चारों ऑप्शन पढ़ के सुनाता हूं, जिससे आपको पता चले कि क्यों ये नहीं होगा। वोल्ट मीटर कनेक्शन, तो ध्यान रखना हमेशा वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, किसी भी लोड के पैरेलल में वोल्ट मीटर कनेक्ट किया जाता है। और वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है, वोल्ट मीटर हमेशा वोल्टेज मेजर करता है, ठीक है, ध्यान रखोगे इस बात को। दूसरा, लाइटिंग सर्किट इन होम, तो ये भी गलत है। घरों में जो प्रकाशी जो परिपथ होते हैं वो सीरीज में कहाँ होते हैं, वो तो स्टूडेंट्स पैरेलल कनेक्शन में होते हैं, ठीक है। तो ये कोई एप्लीकेशन नहीं है सीरीज सर्किट का। शंट रजिस्टर इन एमीटर, एमीटर जो होता है स्टूडेंट्स, एमीटर जो करंट मेजर करता है, एमीटर ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो करंट मेजर करता है,
तो एमीटर के जो है पैरेलल में, शंटिंग का मतलब होता है पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। तो एमीटर के बगल में दोनों तरफ से एमीटर के टर्मिनल पे एक रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं शंट रेजिस्टर। अच्छा, जोड़ते क्यों है? जब एमीटर जो है मैक्सिमम, मतलब एमीटर को जितना करंट मेजर करना है उससे ज्यादा अगर करंट किसी रास्ते में बह रहा है, तो एमीटर तो अपने ऑलरेडी फुल रीडिंग पे आ जाएगा, तो आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि सही ये बता रहा है एमीटर हमारा रीडिंग या गलत बता रहा है। क्यों? क्योंकि उसके लिमिट से बाहर उस रास्ते में करंट फ्लो कर रही थी, उस सर्किट में करंट फ्लो कर रही थी जहां पे आपने एमीटर लगाया। तो अगर आपने एमीटर किसी सर्किट में लगाया जहां पे करंट जो है बहुत ज्यादा फ्लो कर रही है, तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा? वहां पे आप जो है एक शंट में रजिस्टर लगा दोगे, तो कुछ कुछ जो है बाईपास हो जाएगी। चलो मैं आपको बता ही देता हूँ इसको, ठीक है, बता ही देता हूँ, ध्यान से सुनो इसको। मैंने ये कहा आपके लिए कि जैसे ये एमीटर है स्टूडेंट्स, तो एमीटर है और किसी रास्ते में जैसे ये है आर, इसमें जाने वाली करंट आई थी, तो ये जो है एमीटर जो आपने लगाया है वो आई करंट को मेजर करने के लिए, मतलब आपको ये जानना है कि ये जो रेजिस्टेंस है उसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए वोल्टेज से है, इधर से गई करंट, इस तरीके से एमीटर के रास्ते से होते हुए आर में गई और यहाँ से वापस आ गई, तो आई की वैल्यू आपको पता करना है, तो वो कौन बताएगा? वो आपको एमीटर ही बताएगा, ठीक है। तो मीनिंग लेकिन ये है कि जैसे मान लो आई की वैल्यू है 5 एम्पियर, मान लो इसमें 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है, लेकिन जो ये एमीटर आपने लिया है, जो यहाँ आपने लगाया है, इस एमीटर की मैक्सिमम रीडिंग क्या है? 2 एम्पियर। कहने का मतलब ये है कि जो एमीटर है वो मैक्सिमम कितना मेजर कर सकता है? मैक्सिमम ये 2 एम्पियर ही मेजर कर सकता है। अब बताओ, ये तो प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम ये हो गई कि अगर एमीटर जो है अपना 2 ही एम्पियर मेजर कर सकता है, तो ये 5 एम्पियर कैसे मेजर करेगा? तो क्या करेंगे हम लोग स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग एमीटर के बगल में इस तरीके से एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, ठीक है। तो इस रेजिस्टेंस को, ये जो सफेद कलर जो भी मैंने बनाया है, इस रेजिस्टेंस को हम लोग कहते हैं शंट रेजिस्टेंस, ठीक है स्टूडेंट्स, शंट रेजिस्टेंस, ठीक, समझ गए? शंट रेजिस्टेंस होता है। अच्छा, ये क्या होता है? ये बहुत कम वैल्यू का होता है, पहली चीज तो ये ध्यान रखो। क्यों? क्योंकि यहां से जाने वाली जो करंट है टोटल, जब एमीटर नहीं बर्दाश्त कर पा रहा है, ये मैक्सिमम 2 ही एम्पियर बता सकता है, तो क्या करो कि इसका कुछ एम्पियर करंट इधर से फ्लो करा दो। कुछ क्या मतलब, एमीटर जितने जितने करंट को बर्दाश्त कर पाए, जितने को मेजर कर पाए, उसके अलावा पूरी करंट इधर से फ्लो करा दो और इस रास्ते से इस रेजिस्टेंस के थ्रू चला जाए, ठीक है भाई, मान लिए। लेकिन स्टूडेंट्स, जब इस रेजिस्टेंस को आप लगाओगे, तो इस रेजिस्टेंस को आप बोलोगे शंट रेजिस्टर, ठीक है। तो क्या हुआ शंट में रेजिस्टेंस लगाने के? तो लेकिन शंट में रेजिस्टर लगाने का मीनिंग तो हुआ पैरेलल में आपने लगा दिया। तो यहाँ सीरीज की कहानी कहाँ हुई, ठीक है। देखो, इस क्वेश्चन को मैंने आपको काफी डिटेल से बताया है, थोड़ा ध्यान से इसको समझना, ठीक है। ये इसलिए बताया मैंने क्योंकि ये चारों ऑप्शन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट थे, इसी वजह से मैंने इसको डिटेल से बता दिया आपको, ठीक है। अब देखो लास्ट ऑप्शन, मल्टीप्लायर रजिस्टर ऑफ द वोल्टमीटर। अच्छा, ये क्या होता है? चलो इसको भी देखते हैं स्टूडेंट्स, इसको भी दिखाता हूं आपको मैं। देखो, आप देखो कि क्या होता है मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस, ठीक है। मैंने कहा ये एक सर्किट थी, लेकिन अब मैं जानना चाहता हूं कि इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप है, ठीक है। मैंने क्या कहा कि ये जो रजिस्टर लगाया है, ठीक है, ये जो रजिस्टर इनका लगा हुआ है, ये रजिस्टर जो लगा हुआ है, इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप मेजर करने के लिए यहाँ आप क्या लगाओगे? एक वोल्ट मीटर लगा दोगे, ठीक है। यहां से ऐसे करके जोड़ दोगे, यहां से लेके यहां तक ऐसे करके आप जोड़ दोगे, ठीक। तो ये जो वोल्ट मीटर है वो क्या बताने लगेगा? वोल्टेज ड्रॉप। क्या बताएगा? वोल्टेज ड्रॉप बताएगा। कहने का मतलब विभव बताएगा किसके क्रॉस? विभव आर के क्रॉस, ठीक है। आर के क्रॉस मतलब आर पर जितना विभव है, जितना वोल्टेज है आर पे, उस वोल्टेज को ये वोल्ट मीटर बताएगा। कौन सा वोल्ट मीटर? ये जो आपने लगाया है, ये वोल्ट मीटर बताएगा, ठीक है भाई, मान लिए। लेकिन जरा आप समझो कि अगर इस वोल्ट मीटर को मेजर करना है और यहाँ पे वोल्टेज, मतलब ये मैक्सिमम मान लो 1 वोल्ट मेजर कर सकता है, ठीक है, मान लिए। लेकिन आपको पता है कि इस करंट के फ्लो करने की वजह से यहाँ पे लगभग 4 वोल्ट है। अरे बाप रे, तब तो फिर ये दिक्कत हो गई, ये तो बहुत परेशानी की बात हो गई। अगर ये 4 वोल्ट मेजर करने के लिए यहाँ लगाया गया था और लेकिन ये मैक्सिमम 1 ही वोल्ट मेजर कर पाता है स्टूडेंट्स, तो क्या होगा? ये मेजर नहीं कर पाएगा। तो हम क्या करेंगे? हम इस वोल्ट मीटर के बगल में एक खुद का एक रेजिस्टेंस आर लगा देंगे, ठीक है। और जिसकी वजह से हमारा ये जो वोल्ट मीटर है, जिस आर की हम बात कर रहे थे, ये आर दूसरा है, ठीक है। ये मान लो सीरीज रजिस्टर है, ठीक है। इस आर की अगर हम बात करें तो वो ये वाला है, जिसमें से अपनी करंट मेनली फ्लो कर रही थी। हमने तो वोल्ट मीटर इसलिए लगाया था 1 वोल्ट वाला वोल्ट मीटर कि हम इसका वोल्टेज माप पाए, लेकिन इसके क्रॉस वोल्टेज कितना था? 4 वोल्ट। तो अगर 4 वोल्ट था और ये 1 ही वोल्ट बता रहा है, तब तो ये गलत है।
तो क्या होगा, 1 वोल्ट के अलावा जितना भी वोल्टेज है वो यहाँ आ जाएगा, 3 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ थोड़ा सा टफ पड़ रहा होगा अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा होगा अभी तक। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि वोल्टेज की जो रेंज है बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, सीरीज में एक रजिस्टर लगा देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सीरीज में एक रजिस्टर लगा देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एक सीरीज सर्किट है उसका एप्लीकेशन आप कहाँ कर सकते हो, वोल्ट मीटर के बगल में सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा के। और आपको मैं बता दूं, अभी आपको अगर नहीं समझ में आया कि ये वोल्ट मीटर के बगल में सीरीज रेजिस्टेंस क्यों लगाते हैं, तो आने वाली जो वीडियोस हैं, अगर 2020 बैच के हो आप और इस वीडियो को देख रहे हो, तो आने वाली वीडियोस आप जरूर देखना। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी की आपको कंप्लीट पूरी की पूरी प्लेलिस्ट में मैं वीडियोस बना के दूंगा, उसमें जरूर देखना। मैं आपको बहुत डिटेल से बताऊंगा। यहाँ ये क्लास लंबी हो जाएगी इसलिए मैं पूरी चीजें नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अभी आपको इतना जरूर बता रहा हूँ कि मल्टीप्लायर रजिस्टर का जो यूज होता है वो वोल्ट मीटर की रेंज को बढ़ाने के लिए होता है। अगर वो मैक्सिमम 1 वोल्ट मेजर कर सकता है तो आप मल्टीप्लायर रजिस्टर लगाने के साथ आप और ज्यादा वोल्टेज मेजर करवा सकते हो किसी भी लोड के क्रॉस। ठीक है, इस तरीके से आपको समझना था। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 15 की बात करूं तो लिखा है व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। जरा बताना कि कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है। तो आप बताओ कि कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि कैपेसिटेंस होता क्या है। फैन देखे हो, फैन में जो वो कंडेंसर लगा होता है वो कैपेसिटर ही होता है। उसमें देखो माइक्रो फैरेड, फैरेड ये सब लिखा रहता है ना। तो फैरेड इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। ठीक है, उसके अलावा भी मैं बताता हूँ कि कौन किसकी यूनिट है, जो इसमें 3 ऑप्शन और दिए हैं। महो इज द यूनिट ऑफ एडमिटेंस। ठीक है, ध्यान रखना एडमिटेंस की यूनिट है। हेनरी इंडक्टेंस की यूनिट है। ठीक है, कुलम चार्ज की यूनिट है, मतलब आवेश की यूनिट है। ठीक है, आवेश का मात्रक है। ठीक है, याद रखोगे। फिलहाल आपका आंसर जो है वो फैरेड है। कैपेसिटेंस का जो यूनिट है वो होता है फैरेड। आगे देखते हैं, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट इज इलस्ट्रेटेड, मतलब चुंबक की कौन सी विशेषता दर्शाई गई है। तो देखो इसमें किया क्या गया है, एक धागे से एक चुंबक को लटकाया गया है। तो आपको पता है कि जब भी किसी चुंबक को एक धागे से फ्री करके लटका दिया जाता है तो उसकी एक सिरा जो है उत्तर दिशा में और एक सिरा दक्षिण दिशा में रुकता है। ठीक है, तो एक तरीके से ये दिशा बताने के लिए मैग्नेट को आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे फिलहाल आपका डायरेक्टरी प्रॉपर्टी मतलब दिशीय विशेषता को ये बताता है कि भाई ये एक नॉर्थ की तरफ और एक साउथ की तरफ जाके इसके पोल रुकते हैं। ठीक है, तो आंसर नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, इसको तो आप 10th क्लास में भी पढ़े होंगे स्टूडेंट्स। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे बोला गया है स्टूडेंट्स, व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ इंडक्टेंस इन एसी पैरेलल सर्किट। ठीक है, अभी अभी आप समझो कि व्हाट इज द रेसिप्रोकल। अच्छा, एसी पैरेलल सर्किट हो या एसी सीरीज सर्किट हो, इससे नहीं कंफ्यूज होना है। आपको सीधे ये समझना है कि इंडक्टेंस का अपोजिट होता क्या है। मेरे कहने का बस इतना मतलब है आपसे कि स्टूडेंट्स अगर आपको जैसे मान लो, चलो मैं बता ही देता हूँ आपको इंडक्टेंस ये होता क्या है, पहले ये तो समझ लो। ठीक है, तो आपने देखा है इस तरीके की जो कॉइल होती है, ठीक है, इस तरीके की जो कॉइल होती है स्टूडेंट्स उसको इंडक्टेंस बोलते हैं। इंडक्टेंस को एल से शो किया जाता है। साथ ही साथ मैं और आपके लिए बनाता हूँ, देखो इसको कैपेसिटेंस बोलते हैं, सी से मेजर करते हैं। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है हेनरी, जिसको एच से शो किया जाता है। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है फैरेड, जिसको एफ से शो करते हैं स्टूडेंट्स। अभी अभी जस्ट आपको पता चला। और एक और एलिमेंट होता है सर्किट में, एसी सर्किट में, जिसके लिए हम लोग बोलते हैं आर, और इसकी यूनिट होती है स्टूडेंट्स ओम। ठीक है, याद रखना ये रेजिस्टेंस है, ये इंडक्टेंस है और ये कैपेसिटेंस है। इनका कहना है कि व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ इंडक्टेंस। ये जो इंडक्टेंस एल है आपका, उसका रेसिप्रोकल क्या है। तो रेसिप्रोकल का पहले मीनिंग समझो, व्युत्क्रमानुपाती का मीनिंग समझो। मतलब अगर मैं 1/L कर दूं तो उसको क्या कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये ध्यान रखना है आपको। हालांकि रेसिप्रोकल के लिए अगर आपको देखना हो तो मैंने वीडियोस बना रखी हैं, उसमें आप जाइए देखिए। ठीक है, लेकिन फिलहाल यहाँ के लिए आपको रेसिप्रोकल का आंसर मैं बताता हूँ आपको, और वहीं पे ले चलता हूँ आपको क्वेश्चन पे। ठीक है, चलो क्वेश्चन जरा देखो, और इसमें बोला गया है व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ इंडक्टेंस। तो ध्यान रखना इसका रेसिप्रोकल होता है स्टूडेंट्स ससेप्टेंस। ठीक है, डिटेल्ड जानकारी लेने के लिए आपको मैं यहाँ नहीं बता पाऊंगा स्टूडेंट्स, आपको वीडियो लेक्चर्स देखने होंगे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी के, जो कि फर्स्ट ईयर के लिए क्वेश्चंस, मतलब फर्स्ट ईयर की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैं बना रहा हूँ। अभी पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन जैसे ही होगी, जैसे ही एसी सर्किट बताएंगे, सब आप लोग इसको चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आएगा बिल्कुल पढ़ लीजिएगा। और ये ध्यान रखिएगा कि ये जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये सारे क्वेश्चन आपके जो है कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में आते हैं। टोटल जितने ये क्वेश्चन यहाँ पे हैं जो आपके आईटीआई एग्जाम में टेक्निकल ट्रेड थ्योरी के आए हुए हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। 1 to all एक तरफ से सारे क्वेश्चन आते हैं इस तरीके के। तो बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके आईटीआई एग्जाम के लिए भी। और अगर आप आगे प्रिपरेशन करना चाहते हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी के साथ, TG2 या एनटीपीसी या BHEL, इस तरीके की जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर कंपनीज में TG2 वगैरह या टेक्नीशियन की पोस्टें आती हैं,
उसको आप बहुत ही अच्छे मार्क्स से क्लियर कर सकते हैं और एक अच्छी जॉब ले सकते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए यहाँ ससेप्टेंस है। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो रिएक्टेंस लिखा हुआ है, ठीक है, रिएक्टेंस का जो मतलब जो जो अपोजिट होता है वो क्या होता है, वो और एडमिटेंस का क्या अपोजिट होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। रिएक्टेंस का अपोजिट तो यहाँ पे जो एक तरीके से वो होगा क्या बोलते हैं उसको, ससेप्टेंस ही होगा एक तरीके से। ठीक है, हालांकि इंडक्टेंस का भी इन्होंने बोला है, रिएक्टेंस का भी हम लोग बोलते हैं, हाँ बिल्कुल ससेप्टेंस बोलते हैं। एडमिटेंस होता है इम्पीडेंस का स्टूडेंट्स, ठीक है, और कंडक्टेंस जो होता है, कंडक्टेंस जो होता है वो होता है रेजिस्टेंस का। याद रखना, चालकता का विपरीत जो होगा वो क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, वो क्या होगा, प्रतिरोध होगा आपका। ठीक है, प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को याद रखने हैं स्टूडेंट्स, ये भी आ सकते हैं आपके एग्जाम में। फिलहाल के लिए ये जो आपका आंसर है वो है ससेप्टेंस। तो इंडक्टेंस का जो रेसिप्रोकल उसको हम लोग क्या कहते हैं, ससेप्टेंस बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर 18 देखें तो लिखा है विच क्वांटिटी इज रोटेटिंग एट ए कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से कौन सी क्वांटिटी रोटेट करती है। ठीक है, अगर आपने ट्रैक थ्योरी पढ़ रखा है, फिर से वही बार बार मुझे बोलना पड़ रहा है, अगर आपने पढ़ा होगा स्टूडेंट्स तो आपको मैं बता दूं कि जो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करने वाली जो क्वांटिटीज हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, फेजर क्वांटिटीज बोलते हैं। याद ही कर लो इसको, उसको फेजर क्वांटिटीज बोलते हैं। स्केलर आपको पता होगा जिसमें केवल मैग्नीट्यूड से हमारा काम चल जाता है। वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है रिप्रेजेंट करने के लिए। और फेजर क्वांटिटी वो होती है स्टूडेंट्स जो कि वेक्टर नहीं होती है। ध्यान रखना, डायरेक्शन तो इसमें भी हम लोग लेते हैं लेकिन वो रोटेट करने वाले हैं। कहने का मतलब इसकी वैल्यूज हमेशा बदलती रहने वाली फिजिकल क्वांटिटीज जो होती हैं उसको हम लोग फेजर परिमाण बोलते हैं। ठीक है, मतलब फेजर क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, हालांकि ये परिमाण लिखा है, इसको क्वांटिटी का मतलब ये लगता है कि वो गूगल ट्रांसलेशन किए हैं। हालांकि इसका जो क्वांटिटी का मतलब होता है वो राशि है। ठीक है, जैसे फिजिकल क्वांटिटी होती है ना, उस क्वांटिटी को बोला गया है। तो फेजर क्वांटिटी जो होती है वो क्या है, फेजर भौतिक राशि एक तरीके से। ठीक है, तो परिमाण नहीं होगा, परिमाण का तो मतलब होता है मैग्नीट्यूड। ठीक है, चलो कोई नहीं, फिलहाल आपका आंसर जो है फेजर क्वांटिटी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो सी आंसर एकदम करेक्ट आंसर है। अगला देखते हैं व्हाट इज द फेज डिस्प्लेसमेंट इन अ सिंगल फेज एसी सर्किट। ध्यान रखना, सिंगल फेज एसी सर्किट में जो फेज डिस्प्लेसमेंट होता है मतलब एकल फेज एसी परिपथ में कालांतर कितना होता है, तो कालांतर 90 डिग्री होता है। लेकिन अगर थ्री फेज सर्किट है स्टूडेंट्स तो 120 डिग्री होता है। ठीक है, याद रखो, दोनों के लिए मैंने बता दिया। सिंगल फेज के लिए 90 डिग्री होगा और थ्री फेज है तो थ्री फेज सप्लाई है तो उसके लिए जो फेज डिफरेंस है, फेज डिस्प्लेसमेंट है वो कितना होगा, फेसेस के बीच में 120 डिग्री होगा। तो फिलहाल के लिए आपका आंसर ये बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द फॉर्म फैक्टर। ठीक है, तो देखो फॉर्म फैक्टर के लिए मैं और कुछ डिटेल बताता हूँ आपको। इजी है, आता है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, कई बार आया है। तो जरा ध्यान से देखो फॉर्म फैक्टर का क्या मतलब है। देखो पहले चीज समझो फॉर्म फैक्टर। ठीक है, फॉर्म फैक्टर होता है आपका स्टूडेंट्स आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, ठीक है, और डिवाइडेड बाय एवरेज वैल्यू। ठीक है, ध्यान से समझ लो ये क्या है, अगर आप पढ़े होंगे तभी आप इसको समझ पाओगे। ये अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है, बदलते टाइम के साथ ये बदलते रहने वाली क्वांटिटी। मान लेते हैं ये धारा है, क्या है स्टूडेंट्स, ये धारा है। तो धारा क्या है, समय के साथ बदल रही है। ठीक है, तो समय के साथ बदलने वाली क्वांटिटी है। तो इस तरीके की जो क्वांटिटी होती है स्टूडेंट साइनोसोडल, साइनोसोडल मतलब ये साइन ग्राफ है स्टूडेंट्स, ये साइन ग्राफ है। ठीक है, तो साइन ग्राफ जो ये है इस साइनोसोडल वेव फॉर्म में एक होती है आरएमएस वैल्यू स्टूडेंट्स और एक होती है एवरेज वैल्यू। ठीक है, तो ध्यान रखो आरएमएस वैल्यू होती है और एक होती है एवरेज वैल्यू। ठीक है, तो जो आरएमएस वैल्यू है उसको हम लोग ऊपर लिखते हैं आरएमएस अपॉन जो इस साइनोसोडल साइन वेव की जो करंट की जो एवरेज वैल्यू है उसको हम लोग नीचे लिखते हैं और इस रेशियो को हम लोग कहते हैं स्टूडेंट्स फॉर्म फैक्टर एफ। ठीक है, याद रखना, बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। फॉर्म फैक्टर की डायरेक्ट वैल्यू आपसे एग्जाम में पूछा करता है तो आपको बताना है आरएमएस अपॉन एवरेज। ठीक है, और ध्यान से सुन लो आरएमएस अपॉन एवरेज फॉर द साइनोसोडल वेव, साइनोसोडल वेव। ठीक है, साइनोसोडल वेव है ना, ये देखो ये साइनोसोडल वेव है, इसके लिए होता है स्टूडेंट 1.11। याद रखो इस चीज को। इसके साथ ही साथ आपको मैं एक चीज और बताता हूं वो भी याद रखो। ठीक है, एक होता है पीक फैक्टर या क्रेस्ट फैक्टर। ठीक है, तो पीक फैक्टर क्या होता है वो भी समझ लो। ठीक है, तो पीक फैक्टर होता है स्टूडेंट पीक वैल्यू। अच्छा, पीक वैल्यू यहाँ कहाँ है, ये वाली है पीक वैल्यू, मतलब पीक का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, पीक वैल्यू स्टूडेंट्स अपॉन आरएमएस वैल्यू। ठीक है, अपॉन आरएमएस वैल्यू। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, ये होता है पीक फैक्टर। ठीक,
चलो आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। तो इसमें आपका आंसर आप देख ही लेते हैं कि कौन सा सही है। ठीक है, तो देखिए इसमें 1.1 इज द करेक्ट वन आंसर, तो बी आंसर बिल्कुल सही है। मैंने बताया आपको कैसे आया। अच्छा, ये 1.11 आया कैसे? तो जो स्टूडेंट्स ने थ्योरी पढ़ रखी होगी उनको तो पता चल गया होगा कैसे आया। कैसे आया ये? आरएमएस वैल्यू जो होती है वो नोट कर लो, और एवरेज वैल्यू जो होती है वो नोट कर लो साइनसोइडल एसी वेव फॉर्म की, और उसके बाद सॉल्व करोगे तो वो उसकी वैल्यू क्या आती है? 1.1 आती है। फिलहाल के लिए आपको इसको याद कर लेना है, क्योंकि ये वैल्यू कभी बदलती नहीं है, हमेशा 1.11 ही रहती है। ठीक है, तो इसको आपको दिमाग में रखना है हमेशा। चलो, हाउ द कैपेसिटी ऑफ बैटरीज इज स्पेसिफाइड, कहने का मतलब जो आपके घरों में बैटरी है, इन्वर्टर बैटरीज की ही बात हो रही है, उन बैटरीज की क्षमता कैसे डिसाइड करते हैं? जैसे आपके मोबाइल में बैटरी होती है, उसमें आप क्या बोलते हो? 4000 mAh की बैटरी है, 5000 mAh की बैटरी है। ठीक है, ये एएमएच का मतलब क्या है? एएमएच का मतलब क्या है, जरा आपको मैं आप डिटेल से बता देता हूँ कि एएमएच का क्या मीनिंग होता है। ठीक है, तो आ जाओ डिटेल से समझने के लिए। यहाँ देखते हैं, जैसे आप जो मोबाइल वाली बैटरी जो यूज करते हो, इसमें बोलते हो ना कि 4000 mAh की है, तो 4000 mAh नहीं है, वो एएमएच है एक्चुअल में। ठीक है, ठीक है, एम सॉरी एम ए एच है, एम ए एच है, इस तरीके से ए एम एच नहीं, एम ए एच है। ठीक है, तो ए नहीं बोलते हो, एम एच बोल देते हो आप, डायरेक्ट एम एच बोलते हो बोलचाल की भाषा में, लेकिन वो एक्चुअल लिखा है मिली एम्पियर आवर। ठीक है, तो इस बैटरी की जो अगर एम एच पावर देखा जाए तो 4000 mAh लिखा रहता है, तो एम एच का ये इसका मतलब है मिली एम्पियर। ठीक है, ये एम्पियर है। ठीक है, और एम्पियर जरा बताना जरा किसकी यूनिट होती है? धारा की। तो ये तो बताती है धारा, और जो आवर है वो क्या बताता है? समय। तो ठीक है, तो इसको मिला जुला के तो हम लोग लिखते हैं मिली एम्पियर एच। ठीक है, तो मिली एम्पियर आवर होती है, तो एम एच उसी को बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो इसकी कैपेसिटी होती है स्टूडेंट्स, तो कैपेसिटी को अगर आप बड़ी बैटरी के लिए बोलोगे तो एम नहीं लगाते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा? एम्पियर आवर हो जाएगा। तो एम ए एच ना लगा के एम्पियर आवर सीधे बोलोगे तो डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ए एच जिसको बोल देते हैं एम्पियर आवर। ठीक है, एम्पियर घंटा। ठीक है, तो इस तरीके से डी हो गया। समझ गए? मैं उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा जो मैंने आपको बताया। ठीक है स्टूडेंट्स, नहीं समझ आया थोड़ा सा एक बार फिर से रिप्ले करिए वीडियो, आपको समझ में आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। चलो 15 मिनट का समय है अपने पास। ठीक है, थोड़ा समय ज्यादा लग ही जाता है ट्रेड थ्योरी वाले पेपर में। ठीक है, क्योंकि इसमें समझाना पड़ता है, टेक्निकल लैंग्वेज होती है, तो आपको ज्यादा समझाना पड़ जाता है मुझे। ठीक है, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस तो हैं, है ना, लेकिन आप ट्रेड थ्योरी पढ़े होंगे तो डायरेक्ट आपको बता सकता हूँ। लेकिन अब क्योंकि कुछ बहुत सारे इसमें 80% बच्चे मुझे पता है कि ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक ट्रेड थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ नहीं रखी है, तो उनको मैं जितना भी पॉसिबल है, जितना अभी स्टूडेंट्स पॉसिबल है, वो मैं मैक्सिमम ट्राई कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसीलिए ये सारे क्वेश्चंस आपको मैं थोड़ा ना थोड़ा इसका बेसिक्स बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी मैं मुझे पता है कि मैं पूरी बेसिक्स आपको नहीं बता रहा हूँ, और वो यहाँ पॉसिबल नहीं है, इस वजह से मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। पूरी वीडियोस कंप्लीट आपको देखने के लिए ट्रेड थ्योरी की जो प्लेलिस्ट इसमें बनी हुई है फर्स्ट ईयर वालों के लिए, वो आप देखिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैं गारंटी लेता हूँ कि आप एक एक वीडियो देखिए, नहीं समझ में आएगा तो मैं जो है आपको फिर से उसको पढ़ाऊंगा। आप बस उसमें कमेंट करना मुझे कि सर ये समझ में नहीं आया, जो भी टॉपिक आपकी डिमांड होगी मैं बिल्कुल उसको फिर से पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए फिलहाल के लिए ये क्वेश्चन आप देखिए। इन विच मेथड, किस मेथड में द बैटरी इज चार्ज एट लो करंट फॉर ए लॉन्ग पीरियड? चलो इस ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। करेक्ट, कौन सी विधि में बैटरी को कम धारा पर लंबे समय तक के लिए आवेशित किया जाता है? विधि क्या है? एक्चुअल में वो ट्रिकलिंग चार्जिंग मेथड होता है। होता क्या है, पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ। ये जो ट्रिकल चार्जिंग मेथड होता है ना स्टूडेंट्स, ये इसलिए होता है, जैसे मान लो आपके घर में इन्वर्टर है। ठीक है, इन्वर्टर है, वो चार्ज होता है, लाइट आती है, चार्ज होता है, फिर जब आप लाइट चली जाती है डिस्चार्ज होने लगता है आपके लोड की वजह से। ठीक है, लेकिन मान लो आपको 1 महीने के लिए घर से बाहर चले गए। ठीक है, 1 महीने के लिए घर से बाहर चले, तो लाइट जब आएगी तो इन्वर्टर तो चार्ज होगा, लेकिन क्योंकि आप घर से बाहर हो तो आपने कुछ लोड तो चलाया नहीं, कुछ भी ना, तो अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कुछ चलाए, तो उस तरीके से इन्वर्टर की जो बैटरी है स्टूडेंट्स, वो चार्ज होती ही रहती है, होती ही रहती है, होती ही रहती है। तो होता क्या है स्टूडेंट्स, कॉन्टिन्यूअस चार्जिंग की वजह से भी बैटरी बेकार हो जाती है। जैसे आप लोगों को मोबाइल चार्जर्स के लिए ही बोला जाता है कि जब बैटरी फुल हो जाए तो ऐसा मत करो कि पूरी रात वो चार्ज होता रहे। ठीक है, उसको निकाल लो, क्योंकि होता क्या है स्टूडेंट्स की उसकी वजह से बैटरी की लाइफ कम हो जाती है। तो कह रहे हैं कि ये जो प्रोसेस है चार्जिंग एट लो करंट फॉर ए लॉन्ग पीरियड, ठीक है, तो ये किस लिए होता है? तो एक्चुअल में वो इसलिए होता है जिससे बैटरी की जो फुल चार्जिंग है वो मेंटेन रहे। लेकिन स्मॉल करंट इसलिए यूज कर रहे हैं हम लोग क्योंकि फुल करंट का कोई यूज नहीं है, बिकॉज आप लोड कोई चला ही नहीं रहे हो। ठीक है, तो स्मॉल करंट से बैटरी को चार्जिंग करने का जो तरीका है उसको हम लोग ट्रिकल चार्जिंग मेथड बोलते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं आपको मैंने बता दिया। ठीक है, जिससे बैटरी फुल रहे लेकिन ओवर हीट ना हो, ना तो ओवर चार्ज हो। ठीक है,
आपकी बैटरी हमेशा फुल चार्ज रहे, जिससे ये लंबे समय तक के लिए इसका बैकअप बना रहे। ठीक है, तो जो ट्रिकल चार्जिंग मेथड है वो यही होता है कि थोड़ा सा करंट उसके अंदर से हल्का हल्का फ्लो कराते रहते हैं फॉर ए लॉन्ग टाइम। ठीक है, लंबे समय के लिए। तो लंबे समय के लिए करते रहेंगे तो बैटरी की लाइफ ठीक रहेगी। ठीक है, जिससे ओवर चार्जिंग नहीं होगी, ओवर हीटिंग नहीं होगी, तो बैटरी की लाइफ अच्छी रहेगी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम पीवीसी कंड्यूट साइज टू मेक सेफ कोल्ड वेल्डिंग? ठीक है, तो अभी मुझे एक चीज बताओ, कह रहे हैं कि बताओ कि सुरक्षित ठंडा मोड़ने के लिए पीवीसी नली की, मतलब पीवीसी जो पाइप होती है स्टूडेंट्स, उसकी साइज क्या होनी चाहिए? पीवीसी पाइप जानते हो, जिससे वायरिंग जो अपनी होती है ना, अपने घरों में जो वायरिंग होती है वो पीवीसी कंड्यूट साइज की वो होती है, पाइप ही होती है एक तरीके की। ठीक है, तो जो कंड्यूट साइज है उसकी मैक्सिमम साइज में लगभग कितनी होनी चाहिए जिससे वो आसानी से आप मोड़ सको हल्का फुल्का, अगर आपको मोड़ना है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो उसको मोड़ सको तो नियर अबाउट आप मान चलो कि 25 mm होनी चाहिए। ठीक है, 25 mm की मोटाई वाला मतलब या डायमीटर वाला आपका क्या होना चाहिए, पीवीसी कंड्यूट होना चाहिए। पीवीसी कंड्यूट अगर नहीं देखा आपने तो आपको मैं बता दूं, पीवीसी कंड्यूट वही है जो आपके घरों में जब वायरिंग होती है तो गोल वाली जो वो पाइप आती है ना, जिसको आप दीवार के अंदर लगा देते हैं, फिर प्लास्टर कर देते हैं। ठीक है, तो छुप जाती है वो दीवार के अंदर, वही पाइप को पीवीसी पाइप बोली जाती है। ठीक है, उसी की बात ये कर रहे हैं, 25 mm की होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ ईसीसी? ईसीसी का एक्सपेंशन क्या है? तो आपको मैं बता दूं कि ये अर्थ, ठीक है, अर्थ कॉन्टिन्यूटी कंडक्टर। ठीक है, देखना चाहते हो कैसा होता है अर्थ कॉन्टिन्यूटी कंडक्टर? तो आपको मैं दिखाता हूं कि अर्थ कॉन्टिन्यूटी कंडक्टर देखो ऐसा होता है। ये देखिए, आपके लिए मैंने एक फिगर लिया है जिसमें मैंने आपको बताया है कि अर्थ कॉन्टिन्यूटी कंडक्टर क्या होता है। तो जरा स्टूडेंट्स यहाँ देखो, इसमें गौर करो, और इसमें मैंने देखो आपको मैंने कुछ बताया है कि अर्थ कॉन्टिन्यूटी कंडक्टर कहाँ पे है इसमें। ठीक है, तो जरा देखते हैं कि अर्थ कॉन्टिन्यूटी कंडक्टर कहाँ है। वेट, कलर थोड़ा चेंज कर लें। हाँ, ये मोटर है आपकी, ये अप्लायंस है। ठीक है, आपने यहाँ से कनेक्शन दिया, मोटर चल रही है या नहीं चल रही है जो भी है। ठीक है, यहाँ तक तो आपका मोटर हो गया। होता क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि मोटर के पार्ट्स में भी करंट ना आ जाए, तो उस करंट को, उस लीकेज करंट को स्टूडेंट्स बाईपास कराने के लिए कहाँ पे, धरती माता पे, ठीक है, अर्थ सरफेस पे बाईपास कराने के लिए हम लोग एक मोटी तार, गैल्वेनाइज्ड आयरन की ले लो या स्ट्रिप ले लो, एक मोटी तार से इसको अर्थ में जोड़ देते हैं। ठीक है, देखो ये नीचे अर्थ इलेक्ट्रोड लगा है, प्लेट लगी हुई है, अर्थिंग से इसको जोड़ देते हैं, जिससे जो भी यहाँ लीकेज करंट है मोटर के बॉडी पार्ट्स पे, जो लीकेज करंट है स्टूडेंट्स, ठीक है ना, जो लीकेज करंट है वो कहाँ बाईपास हो जाए, वो इस रास्ते से, यहां से ऐसे 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 करके ये कहाँ चली जाए, जमीन में चली जाए। तो जब भी आप इसको टच करोगे स्टूडेंट्स, तो टच करोगे तो आपको करंट नहीं लगेगी। ठीक है, जिससे आप इलेक्ट्रिक शॉक से बच जाओगे। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये देखो यहां से लेके ये जो मोटी वाली तार यहां तक गई है, इसी को हम लोग कहते हैं ECC। ठीक है, अर्थ कंडक्टिविटी कंडक्टर। ठीक, याद रखोगे इस चीज को। तो ये है आपके लिए कंप्लीट फिगर। ठीक है, तो जिसमें मैंने आपको बताया है कि व्हाट इज द अर्थ कंडक्टिविटी कंडक्टर। ठीक है, तो चलो देखते हैं जरा आंसर क्या आया। तो आंसर आया आपका अर्थ कंडक्टिविटी कंडक्टर। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। कह रहे हैं व्हाट इज द नेम ऑफ इलेक्ट्रिकल एसेसरी, कहने बोला विद्युतीय सामग्री का इसका जो फिगर ये बना हुआ है इसका नाम क्या है? तो भैया इसका नाम है एडिशन स्क्रू टाइप होल्डर। एक जो बल्ब होल्डर नहीं होते हैं वही है ये एक तरीके से। ठीक है, तो ये एडिशन स्क्रू टाइप, स्क्रू इसलिए बोला गया कि ये दीवारों में स्क्रू पेंच से चिपका दिए जाते हैं। ठीक है, तो स्क्रू पेंच से इसको वो कर देते हैं, तो इसीलिए इसका नाम है एडिशन स्क्रू टाइप होल्डर। ठीक है, ये जो फिगर बना हुआ है वो इस तरीके का ये आपका है एडिशन स्क्रू टाइप होल्डर। ठीक है, तो ये जो एसेसरी है इलेक्ट्रिकल एसेसरी, इसको ये बोलते हैं। ठीक है, चलो आप आगे देखते हैं। व्हाट इज द फ्यूजिंग फैक्टर फॉर हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूजेस? ठीक है, जरा ये देखो, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कह रहे हैं व्हाट इज द फ्यूजिंग फैक्टर फॉर हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूजेस। पहले आपको मैं बताता हूँ व्हाट इज द हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूजेस। ठीक है, तो पहले इस चीज को आप ध्यान से समझ लो। देखो आओ देखते हैं। ठीक है, कि व्हाट इज द हाई रैप्चरिंग। देखो जो एक तरीके से जो एमसीबी होती है स्टूडेंट्स, ठीक है, एक बात बताओ, पहले आप बताओ कि फ्यूज जानते हो? ठीक है, तो फ्यूज आपको पता होगा। ठीक है, जो कंडक्टर, जैसे ये जो आपका सप्लाई कंडक्टर जा रहा है, अगर इसमें ओवर करंट हुई, करंट की वैल्यू लगातार बढ़ती चली गई, जो कि ये कंडक्टर जो बाहर लगा हुआ है ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, तो इसके अंदर से जो फ्यूज वायर है वो क्या होगी, मेल्ट हो जाएगी, मतलब पिघल जाएगी स्टूडेंट्स, और क्या हो जाएगा, सर्किट
ओपन सर्किट हो जाएगा, ये जो फ्यूज है ये मेल्ट हो जाएगा और सर्किट खुल जाएगा। कहने का मतलब ये इधर आपका जो घर है उसमें जाने वाली जो सप्लाई है वो रुक जाएगी इस फ्यूज की वजह से, ठीक है। हालांकि ये फ्यूज घर के अंदर ही लगा है, मैंने भले यहाँ पे बाहर दिखाया है, और इधर से ट्रांसफॉर्मर से आपकी क्या आ रही है, सप्लाई आ रही है इसमें, ठीक है। मीनिंग ये है कि ये जो फ्यूज है एक तरीके से प्रोटेक्टिंग इक्विपमेंट है, जो कि ओवर करंट के कंडीशन में, जो करंट जब बढ़ जाती है तो ये जो फ्यूज वायर है इसके अंदर एक वायर लगी होती है जो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है, वो फ्यूज वायर मेल्ट कर जाती है, ठीक है। याद रखोगे, मेल्ट कर जाती है, ठीक है स्टूडेंट। तो मेल्ट कर जाने की वजह से कनेक्शन ब्रेक हो जाता है। वैसे ही स्टूडेंट्स, वैसे ही आपको मैं बता दूं कि वैसे ही हाई रैप्चरिंग फ्यूजेस भी आते हैं, हाई रैप्चरिंग फ्यूजेस, एचआरसी फ्यूज भी आते हैं, ध्यान रखना, एचआरसी फ्यूज भी आते हैं। जब आप इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी पढ़ोगे उसमें मैं आपको बहुत डिटेल से बताऊंगा व्हाट इज द एचआरसी फ्यूज, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। इसका फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछता है, तो हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूजेस, ठीक है। तो हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी जो फ्यूजेस है स्टूडेंट्स, उसमें इनका कहना है कि व्हाट इज द फ्यूजिंग फैक्टर, ठीक है। तो आपको बताना है व्हाट इज द फ्यूजिंग फैक्टर। तो फ्यूजिंग फैक्टर पहले देखो होता क्या है, ध्यान से सुनो, ठीक है। चलो थोड़ा मैं इसको मिटा दूं। फ्यूजिंग फैक्टर को फ्यूजिंग फैक्टर ही बोलते भी हैं शायद, ठीक है। फ्यूजिंग फैक्टर क्या होता है, तो मिनिमम मिनिमम फ्यूजिंग करंट अपॉन रेटेड करंट, ठीक है। रेटेड करंट बोल लो, या जो फ्लो है, जो एक तरीके से नॉर्मल जो करंट है, ठीक है, जो फ्लो कर रही है वो, ठीक है, जो इसमें करंट फ्लो करती है, तो उनका रेशियो, कहने मतलब फ्यूजिंग करंट अपॉन रेटेड करंट होती है। फ्यूजिंग करंट अपॉन रेटेड करंट का जो रेशियो है स्टूडेंट्स, वही हमारा फ्यूजिंग फैक्टर होता है। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूँ, ये जो हाई रैप्चरिंग फ्यूज की जो बात कर रहे हैं, ये जो एचआरसी फ्यूज की जो बात कर रहे हैं, इनका कहना है कि एक जो नॉर्मल करंट आई जो फ्लो कर रही है, और इसके अंदर से मिनिमम फ्यूजिंग करंट, मतलब मिनिमम फ्यूजिंग करंट उसको बोलते हैं जिसमें ये मेल्ट कर जाए, उसका जो रेशियो है उसको क्या कहते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं फ्यूजिंग फैक्टर, ठीक है। तो मिनिमम फ्यूजिंग करंट की जो वैल्यू होगी, पहली बात तो रेटेड करंट से ज्यादा ही होगी। मेरे कहने का मतलब है कि जितनी करंट एक नॉर्मल यूज में आप लेते हैं, अगर मान लीजिए वो 2 एम्पियर है, तो जितने में ये मेल्ट करती है वो लगभग 3 एम्पियर होगा, 4 एम्पियर होगा, इस टाइप से होगा। कहने का मतलब ज्यादा ही होगा। तो मिनिमम जो फ्यूजिंग करंट है, मिनिमम से आप मत सोच लेना कि कम है, फ्यूजिंग करंट की वैल्यू रेटेड करंट से ज्यादा होगी, ठीक है। कहने का मतलब एक ऐसी वैल्यू जो हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी का जो फ्यूज है स्टूडेंट्स, वो क्या हो जाए, फ्यूज हो जाए, कहने का मतलब ओपन कर दे सर्किट, तो उसकी वैल्यू तो ज्यादा ही होगी, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलूं तो फ्यूजिंग फैक्टर की जो वैल्यू होती है स्टूडेंट्स, हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूजेस की, वो आपकी होती है 1.1, नियर अबाउट 1.1 होती है। कहने का मतलब ये जो रेशियो है ना स्टूडेंट, ये अगर आप इसको सॉल्व करोगे लगभग, मतलब ये 3 और 2 को मत ले लेना, उसकी जो वैल्यू है वो 1.1 होती है फॉर हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूजेस। ये याद करना है आपको, ये आपको दिमाग में सेट कर लेना है, ठीक है। तो देखो इसमें आपका आंसर क्या हो गया, 1.1 इज द करेक्ट आंसर, जिसमें 26 का, ठीक है। तो बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मिनिमम साइज ऑफ कॉपर अर्थ कंडक्टिविटी कंडक्टर यूज्ड इन सिंगल फेज डोमेस्टिक वायरिंग एज पर बीआईएस। छोटा क्वेश्चन है, इनका कहना है कि जो मिनिमम साइज ऑफ कॉपर अर्थ कंडक्टिविटी कंडक्टर, अभी मैंने आपको बताया था ना, अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर किसको कहते हैं, जो मोटर से जमीन तक की जो वायर है उसको बोलते हैं। तो कह रहे हैं उसकी मिनिमम साइज कितनी होनी चाहिए, तो ध्यान रखना उसकी मिनिमम साइज होनी चाहिए 1.5 स्क्वायर mm, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात और बता दूं, क्लास लंबी होती जा रही है, तो अगर आपको इसको थोड़ा सा बीच में गैप ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गैप लेके आप पढ़ लो, ठीक है, लेकिन इसको पूरी कंप्लीट कर लो, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, काफी मदद मिलेगी आपको अगर इन पूरे क्वेश्चंस को आप कर ले जाओगे, ठीक है। मुझे मालूम है, ठीक है, इतनी आपकी आदत नहीं पढ़ने की, लेकिन फिर भी आपका एग्जाम है, तो आप इसको 2 शिफ्ट में पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये पूरी कंप्लीट वीडियो कर दे रहा हूँ, जिससे आपको पूरा का पूरा एक बार में जो 40 क्वेश्चन है वो मैं करवा पाऊँ। अब क्योंकि मैं समझाते हुए स्टूडेंट्स कर रहा हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है टाइम तो लगेगा, ठीक है। तो इसलिए बिल्कुल घबराना नहीं, आराम से दो बार में देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो, तो इसकी जो मिनिमम साइज होती है स्टूडेंट्स, वो 1.5 स्क्वायर एमएम होती है। कहने का मतलब इसका ये जो 1.5 mm स्क्वायर लिखा है, ये डायमीटर है एक तरीके से, वो जो व्यास होता है तार का, मोटाई जो होती है, वो मिनिमम मोटाई कितनी होनी चाहिए, 1.5 तो कम से कम होनी चाहिए, बाकी मोटी हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो जो अर्थ कंडक्टिविटी जो वायर है, उसकी मिनिमम जो साइज होती है वो होती है 1.5। याद कर लो, ये बीआईएस स्टैंडर्ड पे बेस्ड है, इसकी वैल्यू कभी बदलेगी नहीं, ये मत सोचना कि 1.25 हो जाएगी बाद में, नहीं, वही रहेगा, ठीक है। चलो 28 देखते हैं। विच प्रिंसिपल
विच प्रिंसिपल द अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर वर्क, अर्थ रेजिस्टेंस जो टेस्टर होता है वो वर्क करता है स्टूडेंट्स, फॉल इन पोटेंशियल मेथड। ठीक है, ध्यान रखना कि जब भी कोई भी वायर है जो अर्थ से कनेक्ट हो जाती है तो ध्यान से समझ लो कि उस फॉल्ट के कंडीशन में वहां पे वोल्टेज रिड्यूस हो जाता है, वहां पे वोल्टेज विभव जो होता है विभव पात होता है, विभव पात का मतलब है वोल्टेज घट जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर वर्क करता है किस पे बेस्ड, फॉल इन पोटेंशियल मेथड। ठीक है, विभव पात विधि पर वर्क करता है। ठीक है, अच्छा ये क्या है ये भी जानते हो, अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर क्या होता है, ये एक तरीके से विभव मेजर करता है जिससे आप पता चले कि कितना ज्यादा करंट फ्लो कर रही है अर्थ कंडक्टिंग वायर में। ठीक है, तो जिसकी वजह से आपको लीकेज करंट का पता चल सकता है। ठीक है, तो कई चीजें हैं हालांकि इसमें। देखो, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल लोड फॉर द पावर सब सर्किट, इंपॉर्टेंट बात, आईई रूल, इंडियन इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल। ठीक है, आईई रूल का मतलब होता है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल। इनका कहना है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल आईई नियमों के अनुसार पावर उप सर्किट, ठीक है, उप सर्किट मतलब होता है एक तरीके से जो आपके घरों में जो पावर, जैसे मान लो आप हीटर वीटर लगाते हो, एसी लगाते हो, के लिए अधिकतम अनुमेय भार कितना होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है स्टूडेंट, 3000 वॉट एक एक बोर्ड, जैसे मान लो आप लगाते हो ना अपने घर में बोर्ड लगाते हो, स्विचेस उसमें लगाते हो, तो उसमें मैक्सिमम कितना लोड आप कनेक्ट करोगे, 3000 वॉट से ज्यादा मत कनेक्ट करना। ये इंडियन स्टैंडर्ड रूल के हिसाब से बताया गया है आपको। ठीक है, ये भी एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये ऐसा नहीं कि हर एक बुकों में अलग अलग दी रहेगी, ये सभी के लिए वही रहेगा। ठीक है, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अकॉर्डिंग जो भी हमारी पावर सब सर्किट है स्टूडेंट्स, उसमें मैक्सिमम लोड आप कितना लगा सकते हो, तो उसमें मैक्सिमम लोड आप 3000 वॉट लगा सकते हो। अच्छा, अगर यही सर्किट बल्ब और पंखे वाली होती, फैन और बल्ब वाली, तो उसमें 800 वॉट मैक्सिमम लगा सकते हो। ठीक है, और 10 स्विचेस लगा सकते हो। इसमें जो है 3000 वॉट वाले, उसमें आप जो पावर सर्किट होगी उसमें 2 स्विचेस लगा सकते हो। ठीक है, तो ये भी याद रखना, जो मैंने बोला है ना इसको हल्के में मत लेना, ये भी इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के थ्रू ही मैंने इसको बोला है। ठीक है, तो ये एकदम मानक जो है ये पूरा बना हुआ है, तो उसको आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द टर्म रिफर्स ल्यूमिनस फ्लक्स, ठीक है, गिवन बाय लाइट सोर्स पर यूनिट सॉलिड एंगल, प्रति यूनिट ठोस कोण पर, ठीक है, ठोस कोण पर प्रकाश जो स्रोत द्वारा दी गई चमकदार प्रवाह को क्या कहते हैं। ठीक है, तो उसको स्टूडेंट्स कहते हैं हम लोग ल्यूमिनस इंटेंसिटी। जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, ये पूरी की पूरी डेफिनेशन ही है वो लिखी हुई है, उसको कहते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। यहाँ मैं समझाऊंगा नहीं, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, ऑलरेडी 1 घंटे हो चुके हैं। ठीक है, अभी आपको 10 क्वेश्चन और बताने हैं, भागना मत, बिल्कुल मत भागना, क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना। ठीक है, चलो, लिखा है व्हाट इज द वर्किंग टेम्परेचर ऑफ फिलामेंट लैम्प, जो फिलामेंट 100 वॉट वाला जो लैंप आता था ना, उसमें फिलामेंट लगा रहता था, उसका जो फिलामेंट होता है स्टूडेंट वो टंगस्टन का होता है। तो उस टंगस्टन की जो वर्किंग कैपेसिटी है उसमें टेम्परेचर उसका हो जाता है लगभग 2300 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो डी आंसर बिल्कुल सही है। बाकी वो पिघलता तो हमें लगता है 2400, मुझे लग रहा है कि 3600 या 3400 डिग्री सेल्सियस पे वो मेल्ट कर जाता है, लेकिन जो वर्किंग टेम्परेचर है वो है आपका, मतलब जितने पे आपको प्रकाश उत्पन्न करके देता है वो बल्ब, वो है आपका 2300 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए आप देखे होंगे कि जब आप पीला वाला बल्ब जलाते हो, फिलामेंट वाला बल्ब, तो गर्म हो जाता है कमरा, है ना, तो उसको अब मत जलाया करो, अब एलईडी जलाया करो, बिजली भी सेव होगी, आपकी लाइट इलेक्ट्रिसिटी सेव हो जाएगी। ठीक है, चलो आप देखते हैं व्हाट इज द टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी मीटर, ये किस टाइप का फ्रीक्वेंसी मीटर है, जो डायग्राम बना हुआ है, तो आपको मैं बता दूं ये इलेक्ट्रोडायनेमिक टाइप है। ठीक है, सॉरी मैकेनिकल रिजोनेंस टाइप है, क्योंकि ये जो ये बने हैं इससे हम लोग पहचानते हैं मैकेनिकल रिजोनेंस टाइप। तो डी आंसर बिल्कुल सही है। क्या मेजर करता है, ये फ्रीक्वेंसी को मेजर करता है, फ्रीक्वेंसी मीटर है। ठीक है, आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, इस इंस्ट्रूमेंट का आखिर नाम क्या है, तो इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, पूरी की पूरी वीडियो लेक्चर देखोगे जब आप, तब आप समझ पाओगे, ऐसे नहीं समझ पाओगे। ठीक है, जो यहाँ पे समझाने लायक हो वो मैं समझा रहा हूँ, उसमें मैं बिल्कुल आलस नहीं कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। ठीक है, लेकिन ये चीजें अभी समझाने में टाइम लगेगा आपको। फिलहाल के लिए ये जो है, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, आप ध्यान रखना इस तरीके का फिगर, ये एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट वो होते हैं जिसके थ्रू हम लोग सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 अगर देखें तो इसमें लिखा है व्हाट इज द यूनिट ऑफ सेंसिटिविटी इन इंस्ट्रूमेंट, यूनिट ऑफ सेंसिटिविटी क्या होती है, ओम पर वोल्ट होती है। ये भी आपको डायरेक्ट एज इट इज याद कर लेना है। सेंसिटिविटी क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूं कि पर वोल्ट राइज में कितने ओम रेजिस्टेंस जो है एक तरीके से, मतलब पर ओम रेजिस्टेंस में, कहने का मतलब 1 ओम रेजिस्टेंस में कितने वोल्ट का उसमें ड्रॉप हो रहा है, उस चीज को शो करता है सेंसिटिविटी। याद रखना, जिसकी सेंसिटिविटी ज्यादा होगी स्टूडेंट्स, वो बहुत
कम वैल्यू के जो है रीडिंग को भी मेजर कर लेगा, ठीक है। और जिसकी सेंसिटिविटी कम होगी स्टूडेंट्स, वो बहुत ज्यादा, जैसे मान लो 1 एम्पियर से 2 एम्पियर होगा तब जाके वो मेजर कर पाएगा। बाकी अगर सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है तो वो 1 और 2 के बीच की भी कई वैल्यूज को मेजर कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट। तो ध्यान रखना, जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसकी जो सेंसिटिविटी होनी चाहिए वो हाई होनी चाहिए। रही बात मात्रक की, यूनिट की, इकाई की, तो उसकी यूनिट होती है, बी आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है, ओम पर वोल्ट, याद रखो इस चीज को, ये बी आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। लिखा है विच फोर्स प्रोड्यूसेस मूवमेंट ऑफ पॉइंटर इन ए इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, कौन सा बल एक संकेतक उपकरण में सूचक की गति को बताता है। जैसे जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे एमीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, तो उसका पॉइंटर आप देखते हो, तो पॉइंटर जब आप इलेक्ट्रिसिटी उसमें प्रोड्यूस होती है, कहने का मतलब जब आप उसको कनेक्ट करते हो किसी सर्किट से तो उसमें रीडिंग आने लगती है। तो वो जो रीडिंग आने के लिए जो वो पॉइंटर जाता है, उस पॉइंटर को ले जाने के लिए कौन सा फोर्स निर्णायक होता है, कौन सा फोर्स, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, उसको विचलन बल जो होता है उसकी वजह से पॉइंटर आगे की तरफ बढ़ता है, ठीक है। उसके अलावा दो बल और होते हैं, ध्यान रखना, कंट्रोलिंग फोर्स और डैम्पिंग फोर्स। क्या यूज होता है इसके लिए आपको वीडियो लेक्चर देखनी होंगी, यहाँ नहीं, आपको बताएंगे, काफी समय लग जाएगा। व्हाट इज द नेम ऑफ द सर्किट, इस सर्किट का नाम क्या है, तो इस सर्किट को जरा ध्यान से देखो, ये सर्किट है इलेक्ट्रॉनिक फैन रेगुलेटर, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक फैन रेगुलेटर समझते हो, जो आपके घरों में आजकल आने लगी है, वो इलेक्ट्रॉनिक फैन रेगुलेटर है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो इलेक्ट्रॉनिक फैन रेगुलेटर होते हैं वो आपके पावर को लॉस नहीं कराते हैं, कहने का मतलब आपकी इलेक्ट्रिसिटी को सेव करके रखते हैं, ठीक है। लेकिन जो पहले रेजिस्टेंस वाले आते थे ना, बड़े से डिब्बे वाले रेगुलेटर, जिससे फैन की स्पीड कम ज्यादा करते थे, तो फैन की स्पीड कम ज्यादा तो हो जाती थी, लेकिन वोल्टेज ड्रॉप, कहने का मतलब जो पावर लॉस होता था वो उतना ही होता था, ठीक है। तो जो आजकल जो आईजीबीटी के थ्रू जो चल इलेक्ट्रॉनिक्स जो सॉलिड स्टेट डिवाइसेस के जो रेगुलेटर्स हैं उसमें स्टूडेंट्स जरा सा भी पावर लॉस नहीं होता, वो आपकी पावर को सेव कराता है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि आप हमेशा इलेक्ट्रॉनिक्स जो है रेगुलेटर को ही यूज करिए फैन की स्पीड बढ़ाने घटाने के लिए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मैग्नेट्रॉन ट्यूब इन ए माइक्रोवेव ओवन, ठीक है। तो कह रहे हैं माइक्रोवेव ओवन में मैग्नेट्रॉन ट्यूब का क्या कार्य होता है, तो हीट प्रोड्यूस करने के लिए होता है, कुकिंग फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करने के लिए होता है, तो ऑसिलेट एंड प्रोड्यूस कुकिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है, दोलन और खाना पकाने की आवृत्ति का जो है उत्पादन करता है। किस फ्रीक्वेंसी पे हम भोजन को पकाते हैं उस हिसाब से रेजेस उसमें निकलती हैं, थोड़ा सा हीट हो जाता है वो, ठीक है। तो सी आंसर बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगर 39 देखें तो कह रहे हैं ये फिगर क्या शो कर रहा है, नेम ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, इस ट्रांसफॉर्मर का नाम क्या है। तो देखो इसके अंदर देखो कोई कोर नहीं लगी है, देखो अंदर अगर कोर होती तो ये सॉलिड दिखता है इस तरीके से, ये खाली है पूरा, और ऊपर से वाइंडिंग जो है इसमें वाउंड किया गया है, लपेटी गई है, तो इसको हम लोग बोलेंगे एयर कोर ट्रांसफॉर्मर। क्या बोलेंगे, एयर कोर ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, याद रखोगे। और क्वेश्चन नंबर 40 जो कि आपके समस्या का निदान करने वाला है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो क्लास में बताई है 41 से, उसको नहीं देखे हैं तो आप बिल्कुल जाके देख लीजिए। लिखा है विच मटेरियल इज यूज टू मेक कोर ऑफ पावर ट्रांसफॉर्मर। पावर ट्रांसफॉर्मर जो होता है, जो आपके बड़े बड़े जो ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं जो पावर ट्रांसमिशन के लिए यूज में आते हैं स्टूडेंट्स, वो ट्रांसफॉर्मर किस जो है मटेरियल के बने होते हैं, उनकी कोर, तो उनकी जो कोर होती है वो स्टूडेंट्स कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड मटेरियल से बने होते हैं, ठीक है। सीआरजीओ जो होता है, सीआरजीओ स्टील होती है, ठीक है। तो सीआरजीओ जो स्टील होती है, इसमें स्टील है लेकिन इन्होंने नहीं लिखा है, लेकिन आपको मैं पूरा बता रहा हूँ कि कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड सीआरजीओ स्टील होती है, जिसके थ्रू हम लोग पावर ट्रांसफॉर्मर की कोर बनाते हैं। कोर का मतलब होता है जिसमें वाइंडिंग को लपेटी जाती है, ठीक है, जिसके ऊपर वाइंडिंग लपेटी जाती है, वो पूरा का पूरा ढांचा कोर कहलाता है। तो पावर ट्रांसफॉर्मर में आपको कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील का यूज करना होता है, ठीक है। थोड़ा बहुत उसमें सिलिकॉन मिलाते हैं जिससे थोड़ी सी उसमें जो है प्रॉपर्टीज अपने अकॉर्डिंग हो जाती हैं जो कि ट्रांसफॉर्मर में नीड होता है, ठीक है, एडी करंट को कम करने के लिए, ठीक है। चलिए तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप इसको देखिए, ठीक है, अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। ये आपके इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी के 40 जो क्वेश्चंस आए थे अभी मार्च में आपके पेपर में, वो सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे विद एक्सप्लेनेशन सॉल्व करा दिए। मुझे पता है सारे क्वेश्चंस में आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो नहीं समझ में आए होंगे, बिकॉज आपको ट्रेड थ्योरी का जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ोगे तब तक ये पूरे क्वेश्चन नहीं समझ में आएंगे। और यहाँ पे क्योंकि 40 क्वेश्चंस लिए थे मैंने इकट्ठा, 1 घंटे 8 मिनट की देखिए ये क्लास हो रही है, तो ये क्लास ऑलरेडी लंबी हो गई है, इस वजह से पूरा एक्सप्लेन करते हुए मैंने आपको नहीं बताया स्टूडेंट्स। पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ आपको देखने के लिए पूरी की पूरी ट्रेड थ्योरी की जो प्लेलिस्ट है उसको आप चेक करिए, वहां पे कुछ वीडियोस पड़ी हैं जो आपको मदद करेंगी आपके एग्जाम को क्लियर कराने के लिए, ठीक है। इस वीडियो को आप पूरा देखे हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई वीडियो के साथ जिसमें मैं इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी का
फर्स्ट ईयर का जो भी सिलेबस है उसको कंटिन्यू करेंगे। जो इंपॉर्टेंट कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस है 20 क्वेश्चंस की अब सीरीज करने वाले हैं हम लोग, तो उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखने के लिए बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये वीडियो पसंद आई है स्टूडेंट्स तो इसको आप लाइक कर लीजिए। ठीक है, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन समय पे मिलता रहे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।